हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। पिछले क्लास में हम प्लम्बिंग का डिटेल सिलेबस डिस्कशन किए थे कि प्लम्बिंग में चैप्टर कितना है और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। हम उसके साथ साथ ये भी बताए थे कि प्लम्बिंग चैप्टर बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि सारा चीज आप देखे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है न्यूमेरिकल है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगा। आज हम प्लम्बिंग का पिछला क्लास हम सिलेबस डिस्कशन किए थे, उसमें हम पहला देखे थे। पहला चैप्टर क्या था आपका? प्लम्बिंग एंड प्लम्बर। पहला चैप्टर क्या है? प्लम्बिंग एंड प्लम्बर। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं प्लम्बिंग सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्लम्बिंग क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि प्लम्बिंग क्या होता है। देखिएगा, प्लम्बिंग क्या होता है? द्रव। हम वही बताए थे, द्रव। प्लम्बिंग में मैक्सिमम पानी का यूज करते हैं ना, मैक्सिमम अपने घरों में पानी वगैरह का लाना ले जाना यही काम करते हैं। लेकिन प्लम्बिंग के थ्रू हम किसी को भी ले जा सकते हैं। द्रव मतलब समझिए, द्रव जैसे कि पानी हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, वायु हो गया, तरल हो गया। ठीक है, को एक स्थान से अन्य जगह पर ले जाने के लिए पाइप्स प्रयोग की जाती हैं, जो सामान्यतः धातु की, प्लास्टिक, रबड़ की बनी होती है। इनके स्थापन कार्य को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्लम्बिंग कहते हैं। इसके स्थापन कार्य को भाई कैसे एक दूसरे में फिट किया जाएगा, फिर कैसे किसको खोला जाएगा वगैरह वगैरह सारी चीजें हम देखेंगे। इसको को हम क्या कहते हैं? प्लम्बिंग। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर देख कर रहा है कि प्लम्बिंग में पाइप सामान्यतः, भाई अब पाइप कैसे हो सकता है? वर्टिकल हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, या किसी एंगल पे हो सकता है। पाइप कैसा भी हो सकता है ना। तो कह रहा नलकारी में पाइप सामान्यतः सीधे यानी ऊर्ध्व अथवा क्षैतिज डाले जाते हैं। ऊर्ध्व खड़े किए गए नलों में द्रव ऊपर से नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वतः प्रवाहित होता है। जैसे कि आपने छत का जो पाइप आ रहा था, छत से पानी नीचे आ रहा था, बारिश का पानी क्या उसको प्रेशर से धक्का देते हैं? नहीं। यदि छत पे पानी गिरता है तो ग्रेविटी के कारण स्वयं नीचे आ जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है। परंतु ऊपरी दिशा में जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसमें दाब उत्पन्न करना पड़ता है। लेकिन जब मोटर से हम पानी टंकी में डालते हैं तब क्या करना पड़ता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। हमको पानी को लेकर ऊपर जाना पड़ता है, तब हम उसमें क्या उत्पन्न करते हैं? प्रेशर उत्पन्न करते हैं, ताकि प्रेशर के थ्रू वो पानी ऊपर जाए। यही कह रहा है। परंतु ऊपरी दिशा में जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इसमें प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है। इसी प्रकार क्षैतिज अथवा तिरछे लगे पाइपों में द्रवों का प्रवाह उत्पन्न दाब के कारण अथवा ढालू स्थिति के कारण ही संभव होता है। मतलब कि यदि हॉरिजॉन्टल पाइप है या इंक्लाइंड पाइप है तो भी इसमें हम प्रेशर के थ्रू ही पानी को लेकर जाएंगे। लेकिन आप जैसे कि थोड़ा सा पाइप है इंक्लाइंड कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पाइप आप इंक्लाइंड कर दे रहे हैं और पानी को इधर से लेकर इधर जाना है, तब वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं चला जाएगा। ठीक है, प्लम्बिंग समझे। उसके बाद समझते हैं भाई, कह रहा है कि पेयजल, भाई पीने वाला जल, अवजल मतलब खराब कर दिया गया जल। भाई कपड़ा वगैरह धुलते हैं तो खराब पानी हो जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। कपड़ा धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, नहाते हैं, फर्श धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, अवजल कह रहा है। ठीक है, तो पेयजल यानी पीने वाला जल, अवजल तेल, गैस, गर्म ठंडी वायु आदि द्रवों को वांछित स्थल, ऊंचाई, गहराई तक पहुंचाने के लिए हमको मतलब पहुंचाने के लिए प्लम्बिंग की जाती है। ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना है तो प्लम्बिंग करना ही पड़ेगा, बाकी कोई नहीं। बाल्टी भर भर के लेके जाइए आप, ठीक है, तो लेकर जाते ही रह जाएंगे। तो हम समझे प्लम्बिंग क्या होता है। ठीक है, प्लम्बिंग कुछ नहीं होता है भाई, द्रव में बहुत सारे द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के पाइपों की जरूरत पड़ती है, और इस पाइपों को आपस में जोड़ने के प्रोसेस को ही हम प्लम्बिंग कहते हैं। प्लम्बिंग वर्क में जो पाइप होता है वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या इंक्लाइंड हो सकता है। वर्टिकल में यदि मतलब द्रव ऊपर से नीचे आ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं ही नीचे आ जाएगा। लेकिन यदि आप द्रव को नीचे से ऊपर भेज रहे हैं फिर आपको उस पाइप में प्रेशर उत्पन्न करना पड़ेगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड पाइप भी आप चाहते हैं स्वयं उसमें पानी प्रवाहित हो जाए तो थोड़ा सा टेपर करके लगा दीजिए, थोड़ा इंक्लाइंड करके लगा दीजिए, पानी स्वयं मैंने लिक्विड स्वयं ही उसमें चला जाएगा। लेकिन फिर उसके विपरीत कार्य करने के लिए, स्लोप के विपरीत पानी को चढ़ाने के लिए, द्रव को चढ़ाने के लिए फिर उसमें हमको प्रेशर उत्पन्न करना पड़ता है। अभी तक हम प्लम्बिंग के बारे में पढ़े। अब हम समझेंगे प्लम्बर क्या होता है ना। अब हम समझेंगे कि प्लम्बर क्या होता है। तो प्लम्बिंग स्थापित करने के लिए उपयुक्त नलों का चयन तथा इनको लंबाई की दिशा में एक के बाद एक जोड़ने के लिए
इस कार्य की तकनीकी ज्ञान आवश्यक है। जो व्यक्ति यह कार्य संपन्न करता है उसे ही कहते हैं हम लोग प्लम्बर। जो ये पाइप को एक दूसरे में जोड़ रहा है उसे क्या कहेंगे हम, प्लम्बर। ये टेक्निकल चीजें हैं तो सब लोग इसको नहीं कर पाते हैं, तो कौन करता है, प्लम्बर करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि भाई प्लम्बिंग कार्य करते समय जो प्लम्बर होता है उसको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। प्लम्बिंग कार्य करते समय प्लम्बर, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आते हैं, ठीक है, ये सारा आता है। ठीक है, प्लम्बिंग कार्य करते समय प्लम्बर को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। पहली सावधानी, ऊंचाई पर कार्य करते समय मजबूत सीढ़ी पर स्थिर होना चाहिए, होकर कार्य करे। आसान है भाई, यदि आप किस सीढ़ी के थ्रू मान लीजिए कि छत पे काम कर रहे हैं, मतलब अंदर अंदर कहीं भी सीढ़ी पर काम कर रहे हैं, सीढ़ी के थ्रू चढ़े हुए हैं, तो सीढ़ी मजबूत होना चाहिए, ऐसा ना हो कि चढ़े बीच में टूट जाए। ठीक है, या फिर मुंडेर रोक से रस्सी या पटरा बांधकर लटक कर स्थिर होकर कार्य करें। मतलब कह रहा है कि यदि आप सीढ़ी लगा रहे हैं, यदि मान लीजिए कि एक क्या है, ये वाल, एक क्या है भाई, ये वाल है, यदि आप सीढ़ी लगाकर काम कर रहे हैं, यदि आप सीढ़ी लगाकर काम कर रहे हैं तो या तो ये सीढ़ी मजबूत हो, है ना, या ये सीढ़ी क्या हो भाई, मजबूत हो। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, बहुत लोग देखेंगे जब पेंट वर्क किया जाता है, ये छत है, एक क्या है भाई, ये छत है, एक क्या हो गया, मुंडेर दीवार हो गया। अब क्या करते हैं, छत पे दो आदमी रहते हैं, छत पे दो आदमी रहते हैं, यहाँ से रस्सी लटकाते हैं, यहाँ से रस्सी लटकाते हैं और यहाँ एक पटरा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पटरा। अब ये रस्सी को ये दोनों पकड़े रहते हैं और इस पटरे पर एक आदमी क्या होता है, एक आदमी खड़ा होकर अपना काम करता रहेगा। तो या तो मजबूत सीढ़ी लगाइए या पैरापेट के थ्रू आप एक पटरा स्थापित करिए जिस पर चढ़ के आप काम करिए, ये दोनों आप प्रोसेस कर सकते हैं, वही कह रहा है ना। अथवा मुंडेर रोक से रस्सी व पटरा बांधकर लटकाकर स्थिर होकर कार्य करें। अक्सर आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में देखते होंगे कि ऊपर से रस्सी आया रहेगा, उसी में बैठ के पेंट करते हैं सब। ठीक है, वो समझे जान पे, अपने जान से खेलते हैं सब, जो भी समझिए। दूसरा सावधानी क्या बरतना है कि सभी आवश्यक औजारों का थैला अपने पास रखें। भाई जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है अपने पास रखिए, नहीं तो ऊंचाई पर चढ़ गए, अब कहे फलाने थोड़ा रिंच फेंको तो अब फेंक देगा, आपके सर पर लग जाएगा, फूट जाएगा। यानी इंस्ट्रूमेंट कोशिश करिए कि जितना इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो सारा अपने पास रखकर ही चलें, नहीं तो मांगेंगे फिर मतलब इधर उधर गिरेगा, फिर आपका इंस्ट्रूमेंट भी गायब हो सकता है, चोट भी लग सकता है, घटनाएं घट सकती हैं। सभी आवश्यक औजारों का थैला अपने साथ रखें। ऊंचाई से औजार फेंकना किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। बोला कि नहीं बोला, बोला है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है तीसरा सावधानी क्या बरतना है कि निकटवर्ती विद्युत की चालक तारों, भाई जहां आप काम कर रहे हैं निकटवर्ती, वहां विद्युत की हो सकता है भाई इलेक्ट्रिक वायर गया हो या फिर उसका खंभा गया हो, से जो भी गया होगा से सुरक्षित होकर कार्य करें। ऐसा नहीं है कि मतलब कि खंभा है, इलेक्ट्रिक का खंभा है या वायर है तो लापरवाही कर, नहीं भाई उसके बच के चलना है। धातु के पाइप को बिजली की तार से छूने पर इसमें करंट आ जाता है, तो पता ही है। ठीक है, चौथा क्या करा है, बड़े कार्य के लिए अपने साथ एक हेल्पर रखें। मतलब हेल्पर मतलब ऐसा नहीं होता है कि हेल्पर मतलब चमचा नहीं होता, हेल्पर मतलब होता है सहायता करने वाला। यदि आप बहुत बड़े कार्य पे जाएंगे तो अकेले आप फड़फड़ा जाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो अपने साथ एक सहायक रखिए, हेल्पर रखिए कि छोटा मोटा काम वो कर दे, है ना। बाकी आप जो इम्पोर्टेंट काम है टेक्निकल चीज आप करिए, छोटा मोटा भाई इधर दे दो, इधर ला दो, इधर हेल्प करो, थोड़ा जोर लगाओ, ये सब काम उससे कराएं। तो बड़े कार्यों के लिए अपने साथ एक हेल्पर रखे, जैसे जैसे ईंटकार के पास बेलदार श्रमिक रहता है ना, जैसे जो ईंट चिनाई करता है उसके पास एक लेबर हमेशा रहता है, भाई जो ईंट दो, मसाला पलटो, है ना, पानी डालो, ये सब करता है ना। उसी तरह बड़े कार्यों में प्लम्बर को अपने साथ एक हेल्पर लेकर जाना है। ठीक है, कार्य करते समय सीढ़ी नहीं, कार्य करते समय ढीली कपड़ा मत पहनिए, भाई ढीला कपड़ा पहनेंगे तो इधर उधर फंस जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए टाइट कपड़ा पहनना, कोशिश नहीं करना है, टाइट कपड़ा ही पहनना है। फिर वो आंखों की सुरक्षा का ध्यान रखे, भाई आंख में चश्मा लगाए रखे, है ना, और सिर पे टोपी लगाए रखे, ध्यान रखना है सारी चीजों को। कार्य पूर्ण हो जाने पर जो प्लम्बिंग का सभी सामान औजार संभाल लें। भाई काम पूरा हो जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि कुछ सामान उसी में छोड़ के आ जाइए, नहीं, जब छोड़ के आ जाएंगे तो दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो पूरा सामान अपना रख लें। उसके साथ साथ जो प्लम्बिंग से रिलेटेड सामान था उसको भी लेते हैं। ठीक है, संभाल लें,
प्लम्बिंग का सामान बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते तो थोड़ा ध्यान से लेते आना है। अब हम पढ़ेंगे क्या, देखिए इंपॉर्टेंट है और देखिए इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक बार हम पढ़ा दिए आपको याद हो गया। अब इसके अलावे अलावे दो चार लिख सकते हैं, इसके अलावे अलावे भी दो चार जोड़ कर लिख सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ मतलब चैप्टर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे क्या, प्लम्बिंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे भाई, प्लम्बिंग सिस्टम पढ़ेंगे। सिस्टम क्या है समझिएगा। प्लम्बिंग सिस्टम में दो तरह का सिस्टम होता है, एक तो पानी पीने वाला, ये चीजें हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुके हैं। एक तो पानी पीने वाला सिस्टम, और जब पानी हम यूज कर लेते हैं तो वेस्ट हो जाता है, वो उसको बाहर निकालने वाला सिस्टम। एक तो पानी लेने वाला सिस्टम, एक पानी निकालने वाला सिस्टम, दो तरह का हम प्लम्बिंग सिस्टम का यूज करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि जल आपूर्ति के लिए, जल आपूर्ति मतलब जल का सप्लाई करना है। सप्लाई मतलब पीने वाली पानी की बात कर रहा है। जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन में पाइप, वाल्व, टोटियां, फिक्चर्स, अप्लायंस, भंडारण टैंक आदि लगाई जाती हैं। कुछ चीजें नहीं समझ आई, जैसे हो सकता है वाल्व में समझ आया, फिक्चर्स में समझ आया, आगे आएगा, आगे पाइप भी आएगा, वाल्व भी आएगा, टोटी भी आएगा, आगे आएगा तो हम समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। आगे बहुत सारी चीजें हैं भाई, आगे आएगा। कहाँ गए, देखिए वेस्ट वाटर पाइप आ गया, फिर हाँ भाई देखिए टोटी आ गया ना, टोटी तो आगे मिलेगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए हाँ भाई, हाँ सिस्टम पढ़ा है। जल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन में पाइप, वाल्व, टोटियां, फिर अनुलग्नी, साधित्र, भंडारण टंकी लगाई जाती है। इस कार्य को प्लम्बरी जल आपूर्ति प्रणाली कहते हैं, यानी प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम कहते हैं, है ना। यानी पानी पीने वाला जो आ रहा है, तो पानी पीने वाला जो आ रहा है तो किसी पाइप के थ्रू आएगा, उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें वाल्व लगेगा, भाई पानी खोलने के लिए टोटी लगेगा, है ना। फिर छोटी छोटी चीजें फिक्चर्स लगेगा, फिर उसमें और छोटे मतलब अप्लायंस लगेगा, ऐसा चीजें बताए कल का। फिर एक टंकी लगेगा, सारी चीजें लगेगी, उस टंकी में पानी इकट्ठा होगा, फिर पानी आप पी पाएंगे, ठीक है। इन सब को हम कहते हैं प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। क्या कहते हैं, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। दूसरा समझिएगा, अब फ्लश प्रणाली के लिए, अब भाई फ्लशिंग करना है, ठीक है। अब फ्लश क्योंकि पानी को वेस्ट करना है, फ्लश प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए वाटर क्लोसेट, वाटर क्लोसेट मतलब टॉयलेट की सीट की बात कर रहा है। यूरिनल है ना, पेशाब करने वाले की बात कर रहा है, जो रेलवे स्टेशन पर मिलता है। फ्लशिंग टंकी, अरे दबा दिया जाता है टंकी, दबा दिया था ना, टॉयलेट करके दबाते तो पूरा पानी लेकर आता है, टॉयलेट को लेकर चला जाता है, उसे कहते हैं क्या, फ्लशिंग टंकी कहते हैं, फ्लशिंग सिस्टर्न कहते हैं। फिर बाथ टब होता है, अन्य साधित्र जैसे ट्रैप है ना, ट्रैप आ गया, सॉइल पाइप आ गया, गंदा जल पाइप आ गया, ये सारा आगे आएगा। वेंट पाइप आ गया वेंटिलेशन के लिए, एंटी साइफनेज पाइप आ गया, है ना, एंटी साइफनेज क्रिया को रोकने के लिए। क्या आ गया, घरेलू वर्षा जल नाली तथा सीवर इंस्पेक्शन चैम्बर इत्यादि। प्लम्बरी निकासी प्रणाली यानी प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम कही जाती है। समझाना अच्छा था बताया मैं। जो प्लम्बिंग सिस्टम होता है वो दो तरह से होता है। प्लम्बिंग सिस्टम कितने तरह से होता है मेरे लाल, प्लम्बिंग सिस्टम कितने तरह से होता है, दो तरह से। प्लम्बिंग सिस्टम कितने तरह से होता है आपका, दो तरह से होता है। पहला क्या होता है आपका, देखिए लिखा है प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम। दूसरा क्या होता है भाई, प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम, प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। क्या होता है भाई, एक होता है प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, दूसरा होता है प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम। अब प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या आता है, अब पानी पीना है तो भाई एक पाइप आएगा, पाइप में टोटी आएगा, एक टंकी आएगा, यही तो आएगा, वाल्व आएगा, फिर छोटे छोटे फिक्चर्स आएंगे, अप्लायंस आएंगे, यही सारी इसके थ्रू हम पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद जो प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम है, इसके थ्रू क्या क्या है, इसके थ्रू
जैसे जो फ्लशिंग सिस्टम टंकी है, टॉयलेट के ऊपर टंकी आएगा, टॉयलेट का टैंक आएगा भाई, बाथ टब आएगा, नहाने वाला ट्रैप आएगा, कई तरह का पाइपें आएंगी। ये सारा किस में आएगा? आपका प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू आएगा। ठीक है, तो हम देखें जैसे कि इसमें तो ये तो आसान है। वाटर सप्लाई सिस्टम में क्या आएगा? पाइप आएगा, वाल्व आएगा, टोटी आएगा, फिक्चर्स आएगा, अप्लायंस आएगा और टंकी आएगा। ठीक है, अब टोटी भी कई तरह अब टोटी भी कई तरह की होती है, वाल्व भी कई तरह का होता है, पाइप भी कई तरह का होता है। ठीक है, ये भी कई तरह का होता है। टंकी भी दो तरह का है, ऊपर टंकी बना सकते हैं, नीचे टंकी बना सकते हैं जमीन के। अब देखिएगा प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या आएंगे भाई, क्या क्या आते हैं? जैसे वाटर क्लोसेट सीट, टॉयलेट सीट के बात कर रहा है, इसको लगाने की बात कर रहा है, यूरिनल पोर्ट की लगाने की बात होगी, फ्लशिंग सिस्टर्न के लगाने की बात होगी, बाथ टब का लगाने का बात होगा। प्लम्बिंग मतलब लगाना। ठीक है, अन्य साध्य जैसे ट्रेप की लगाने की बात होगी, सॉइल पाइप आगे पढ़ेंगे, सॉइल पाइप को लगाने की बात होगी, वेस्ट वाटर पाइप ये भी आगे पढ़ेंगे, है ना, वेस्ट पाइप इसको भी लगाने की बात होगी, वेंटिलेशन के लिए पाइप इसको भी लगाया जाएगा, एंटी साइफनेज पाइप इसको भी लगाया जाएगा, घरेलू वर्षा जल नाली, है ना, तथा इंस्पेक्शन चेंबर आगे हम पढ़ेंगे सारी चीजें, इसको भी लगाने की बात होगी। ठीक है, तो प्लम्बिंग सिस्टम दो तरह से, प्लम्बिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, इसमें इन सबको लगाने की बात होगी, प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत सारी चीजों को लगाने की बात होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, जो प्लम्बर का कार्य क्षेत्र भाई, वर्क फील्ड ऑन ड्यूटीज ऑफ ए प्लम्बर, प्लम्बर का कार्य क्षेत्र कहां तक है? ठीक है, तो सभी सार्वजनिक व आवासीय भवनों जैसे हॉस्पिटल, रेल, बस स्टेशन, फैक्ट्री, दफ्तर, स्कूल, वाणिज्यिक संस्थान, जलपान कक्ष, घर आदि में जहां पर पेयजल पीने वाला जल, गर्म तथा ठंडा जल की आपूर्ति तथा अवमल यानी दूषित जल का वैज्ञानिक ढंग पर निपटान किया जाता है, प्लम्बर के कार्य क्षेत्र माने जाते हैं। आसान है। अब जो है इस समय क्या हो रहा है? इस समय वातानुकूलन प्रणाली जैसे गैस, है ना, अब क्या हो रहा है कि वातानुकूलन प्रणाली, गैस, रासायनिक औद्योगिक द्रव्य ले जाने वाली पाइप लाइनों मतलब पाइप लाइनों का स्थापना, मरम्मत कार्य भी प्लम्बर के ड्यूटी में आता है। यानी जो वातानुकूलन प्रणाली हो गया, गैस हो गया, या रासायनिक औद्योगिक द्रव्य ले जाने वाले पाइपलाइनों का स्थापना और मरम्मत करना है तो कौन करेगा? वो प्लम्बर ही करेगा। ठीक है, प्लम्बर को पाइप स्थापना कार्य की लंबाई, भाई कितना पाइप लगेगा, कहने का मतलब प्लम्बर को एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितना लंबा पाइप लगेगा, कितने संख्या में पाइप लगेंगे, कौन कौन से सामान लगेगा और सामान की मात्रा कितना होगी, है ना, नलकारी सामान की मात्रा किस क्वालिटी का लगेगा, भाई लोकल नहीं लगना है, उपलब्धि स्रोत भाई कहाँ मिलेगा, है ना, उसका बाजार रेट का ज्ञान होना आवश्यक है। भाई आपके घर प्लम्बर आएगा तो कहेगा ना कि टोटी लाइए, वो कहेगा टोटी लाइए, तो आप पूछेंगे किस कंपनी का टोटी लाए, तो कहेगा कि इस कंपनी का टोटी लाइए। आप पूछेंगे कितने का मिलेगा, उतना ही पैसा लेके जाएंगे ना। इन सारे फिर पूछेंगे किस दुकान पे मिलेगा, तो कहेगा फलाने के दुकान पे मिलेगा। इन सारी बातों का ज्ञान उसको चाहिए, नहीं तो भटकते ही रह जाएंगे आप। प्लम्बिंग कार्य में लगने वाले न्याय संगत समय की गणना भी उसे आनी चाहिए। जैसे कि एक प्लम्बर, जैसे कि मान लेते हैं 10 दिन बाद आपकी शादी है, 10 दिन बाद आपकी शादी है, एक प्लम्बर को लेके आए, कहे भैया ये पूरा मेरे घर में प्लम्बिंग वर्क करना है, कितना दिन लगेगा? तो 10 दिन बाद मेरी मतलब 10वें दिन मेरी शादी है, तो कहेगा 10वें दिन हम तो एक ही हफ्ता में कर देंगे। और जब काम शुरू हुआ है तो एक हफ्ता में 10 दिन में क्या 15 दिन लगा दिया। अब बताइए आपकी शादी में बाधा डालेगा कि नहीं डालेगा? डालेगा। तो देखिएगा किसी भी चीज में बाधा आए शादी में नहीं आना चाहिए। तो इसको ज्ञान होना चाहिए कि भाई इतना वर्क है तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ गणना आनी चाहिए। नलकाकार को पाइपलाइन बिछाना, जोड़ लगाना, जोड़ों की लीक मुक्त बनाना, इनकी मरम्मत तथा साधित्रों के लिए मतलब पाइपलाइन के लिए दीवारें, फर्शों, छतों तथा सड़कों मार्ग में आवश्यक गहरे छिद्र काटना, उनको पाटना, पेयजल यानी पीने वाले पेयजल लाइन पर वाल्व, मीटर, इंस्पेक्शन चैम्बर स्थापित करना तथा जल भंडारण सिस्टर्न यानी फ्लशिंग सिस्टर्न को निर्धारित ऊंचाई या स्थान पर स्थापित करना, सेप्टिक टैंक, मलकुंड के लिए पाइप नाली का निर्माण, अनुरक्षण इसके कार्य क्षेत्र में आते हैं।
नलकाकार को पेयजल पाइप सीवर लाइन का संरेखण दर्शाने वाले नक्शे पढ़ने व कार्य की रफ लागत ज्ञात करने की विधि का ज्ञान भी होना चाहिए। बताइए इसमें कुछ समझाने वाला है क्या? नहीं समझाने वाला है, सारी चीजें आसान है, बस हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ आता था। अब कुछ ऐसे नाम दिखेंगे आपको जो आपको नहीं समझ आएगा, जैसे कि बहुत लोगों को समझ आएगा, बहुत लोग हो सकता है ना समझ पाए, जैसे कि सेफ्टिक टैंक। तो आगे सेफ्टिक टैंक आएगा, डोंट वरी, भी हम दिखा रहे थे ना, आगे सेफ्टिक टैंक वगैरह सब लिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए टोटे भी लिए हुए हैं, है ना, वाल्व भी लिए हुए हैं, फिर फ्लशिंग सिस्टम, देखिए पीछे नाम आ रहा था ना, यूरिनल भी लिए हुए हैं, वॉश बेसिन भी लिए हुए हैं, देखिए बाथ टब भी लिए हुए हैं, जो पीछे आ रहा था, हाँ इंस्पेक्शन चैम्बर भी लिए हुए हैं, है ना, जो पीछे आ रहा था सारा लिए हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो वही कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं है बहुत सारा इसमें। तो जो भी आपको पीछे हो सकता है आपको नाम ना समझ आ रहा हो कुछ, तो आगे आएगा, हम सारा समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जैसे सेप्टिक टैंक आ गया, मल कुंड आपको नहीं समझ आ रहा है ना, मान लेते हैं कि आपको इंस्पेक्शन चेम्बर नहीं समझ आ रहा है, वाटर मीटर नहीं समझ आ रहा, वाल्व नहीं समझ आ रहा है, तो आगे हम लेंगे। ठीक है, इस सारे का ज्ञान किसको चाहिए? प्लम्बर को चाहिए। इसके साथ साथ भाई प्लम्बर क्या हो कि प्लम्बिंग का नक्शा देख कर बता सके यहाँ ये चीज लगा है और कितना पैसा लगेगा, उसको एस्टिमेट निकालना भी आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अब फिर हम कहेंगे सुरक्षा पढ़ेंगे। सुरक्षा देखते हैं भाई प्लम्बर के लिए क्या क्या सुरक्षा है। एक प्लम्बर को अपना कार्य करते समय अपनी सेल्फ तथा कार्य की सुरक्षित ढंग पर पूर्ण करने के लिए उचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नल कार्य विद्युत कार्य की भांति संकरी माना जाता है, यानी कम क्षेत्र में, मतलब कम एरिया में काम करना पड़ता है। तनिक लापरवाही से गंभीर घटना हो सकती है और प्लम्बर का स्वयं का जीवन संकट में पड़ सकता है, और तब प्लम्बिंग कार्य भी बीच में रुक सकती है। तो पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा, कौन किसकी व्यक्तिगत सुरक्षा? प्लम्बर अपना व्यक्तिगत सुरक्षा कैसे करेगा, उसकी बात रही। आप कहेंगे सर पीछे भी एक पढ़े हैं, एक पीछे सबकी सुरक्षा की बात किया है, पीछे जो बात कर रहा था कहाँ गया? हाँ, ये क्या कर रहा है कि ये सबकी सुरक्षा की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल सेफ्टी की बात करेंगे हम, यहाँ पे पर्सनल सेफ्टी की बात करेंगे। ठीक है ना? वैसे दोनों का मतलब एक जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि पर्सनल सेफ्टी क्या है? अपनी आंखों को बचाकर रखें और चश्मा लगाकर कार्य करें। टूटे नल टोटी से पानी की तेज बौछार अथवा कटाई करते समय मसाला धूल मलबा उड़ता हुआ इनमें पड़ सकता है। चश्मा लगा कर रखना है भाई। वैसे हमको भी डॉक्टर बोला है कि चश्मा लगा कर पढ़ाया करो, चश्मा लगा कर धूप में जाया करो। चश्मा तो ले हैं लेकिन लगाते नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? अपने कानों तथा फेफड़ों को बचाएं। कान को भी बचाना, फेफड़ा का ही बचाना। ठीक है, रासायनिक धूल वायु वाले स्थान पर कार्य करते समय श्वास उपकरण का प्रयोग करें, है ना। कुछ लगा ले भाई कि जहाँ केमिकल आपके अंदर ना जाए। दीवारों पाइपों की तोड़ फोड़ कटाई छिद्र करते समय कान मतलब ईयर प्लग अथवा ईयर डिफेंडर पहने। शोर वाली जगहों पर कार्य करते समय कानों की सुरक्षा ध्यान में रखें। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, पढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, बाकी एप्लीकेशन पे जाता है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम में भी इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या करा है? अपने हाथों की सुरक्षा पर ध्यान दें। पाइपों की चूड़ियां काटते समय, ऊंचाई पर नल कसते खोलते समय, बोल्ट आज ठोकते समय, आरी चलाते समय दोनों हाथों से काम लें और इनकी सुरक्षा बनाए रखें। हाथों में ग्लव्स पहने। ठीक है, चौथा का क्या करा है? सीढ़ी को दीवार से लगाते समय इस पर चढ़ते उतरते समय इसे पकड़ कर रखें। देखते ना लाइट सीढ़ी वाले चढ़ते हैं तो कहते भाई नीचे टेक लगाए रखो, दबाए रखना, कहीं सरक ना जाए। और ऐसा फर्श वगैरह पर तो ज्यादातर चांस होता है ना, फर्श वगैरह पर जो टाइल्स वगैरह का फर्श रहता है सरकने का ज्यादा चांस रहता है। इसे पकड़ कर रखें और रस्सी डालकर इसमें इसे फिसलने से रोकें। ठीक है, भारी सामान ऊपर ले जाते समय अपने सहायक को साथ रखें। पक्के फर्श पर सीढ़ी ध्यान से खड़ी करें। देखिए दे दिया ना,
घुटनों की सुरक्षा के लिए घुटना नी पैड पहन कर रखें। प्लम्बर की कार्य करते समय चुस्त दुरुस्त कपड़े पहनना चाहिए और ऊपर से बंद तस्मे, इन्हें जो मिलिट्री वाला नहीं होता इतना बड़ा जूता पहनते हैं सब, है ना, वाले जूते पहनने चाहिए। ऊंचाई अथवा गहराई में कार्य करते समय हेलमेट का प्रयोग करें। सबसे मुख्य बात यह है कि प्लम्बर उस कार्य के लिए शारीरिक दृष्टि से मजबूत और श्रमिक होना चाहिए। ऐसा ना हो एक प्लम्बर हो मेरे तरह जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। अब ऊंचाई डर लगता हो, अब 10 मंजिल पर काम करना, उसका हालत खराब हो जाएगा, वो फड़फड़ा जाएगा। तो क्या होना चाहिए भाई, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए और मेहनती होना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि गया हो प्लम्बिंग काम करते समय करने के लिए और नरेगा की तरह काम करे, नहीं, वो मेहनती भी होना चाहिए और वो शारीरिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, मजबूत भी। ऐसा ना हो प्लम्बर चला गया हो, उसको आंखों से कम दिखाई दे रहा हो तो काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। फिर कर रहा है कार्य संबंधी सुरक्षा। क्या कर रहा है भाई, कार्य सेफ्टी इन प्लम्बिंग। कार्य करते समय मतलब कार्य संबंधी सुरक्षा क्या है कि प्लम्बिंग कार्य शुरू करने से पहले कार्य की प्रकार, भाई किस प्रकार का कार्य है, विधि किस विधि से होगा को पूरी तरह समझ लें और इसे करने की पूरी रूपरेखा बना लें और स्थल का निरीक्षण कर लें, तब कार्य हाथ में लें। यानी आप यदि प्लम्बर हैं और कोई आपको काम देने गया तो आप उसको पहले पता करिए, ऐसा नहीं कि ठीक है हम कर देंगे फिर चले जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं है, इसका तो रिंच ही भूल गए हैं, जा रहे हैं रिंच लाने और जाएंगे तो गायब हो जाएंगे उधर से। ऐसा काम नहीं करना है भाई। प्लम्बिंग कार्य शुरू करने से पहले प्लम्बिंग कार्य के प्रकार, भाई वो किस तरह का है, ठीक है, विधि कौन सी विधि से इसको करना है अच्छी तरह समझ लें और इसके करने की पूरी रूपरेखा बना लें कि भाई इस तरह किया जाएगा और ये लगेगा वगैरह वगैरह, हमसे हो पाएगा, मेरे बस की बात है कि नहीं है। और स्थल का निरीक्षण कर लें कि भाई ऐसा ना बहुत संकरा हो अब उसमें घुस ही ना पाए, है ना, जो भी हो निरीक्षण करें, तब कार्य को हाथ में लें और पूरी ईमानदारी से करें। प्लम्बर के लिए नहीं, जिंदगी में अगर सफल होना है तो ईमानदारी से काम करेंगे तभी सफल होंगे कहीं भी, है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, कार्य के लिए सभी आवश्यक औजार सामान की कार्य शुरू होने से पूर्व व्यवस्था आपूर्ति कर लें। कार्य के दौरान यदि वांछित उपकरण औजार पास में नहीं है, कार्य के बीच में रोक पड़ सकता है, ठीक है। यानी भाई आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाला काम है। अब कल ही क्या था, कल ही मेरा मोटर खराब हो गया था, जो पानी चढ़ाया था, अब मोटर खराब हो गया था, अब हम प्लम्बर को लेके आए, सच की बात बता रहे हैं, अब प्लम्बर को लेके आए, अब मोटर खोलने जा रहा है तो कह रहा है कि अरे मेरे पास तो ये वाला रिंच ही नहीं है, एक होता ना बड़ा वाला रिंच, मेरे पास तो ये वाला रिंच ही नहीं है। तब क्या होगा, अब वो कहा कि फिर हमको घर लेके चलिए। अब उसको हम घर लेके गए, एक बड़ा सा रिंच होता है ना जिसको ऐसे ऐसे सरका करके छोटा बड़ा किया था, वो वाला लेके आया था, हाँ वो वाला लेके आया था, जबकि मेरे वाले में मोटर में वो वाला लगा नहीं था। कहा कि फिर हमको लेके चलिए, फिर उसको 5 किलोमीटर बाइक पे लेके गए, फिर लेकर आए तो छोटा वाला रिंच लेके आया, तब जाके मेरा मोटर खोला। दुगना टाइम लगा कि नहीं लगा, है ना। तो यही चीज कर रहा है कि सब औजार पास में होना चाहिए, नहीं तो अब औजार मंगाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, फिर मालिक गाली देगा आपको, ठीक है। तीसरा कह रहा है यदि कार्य की दृष्टि से आवश्यक हो, यदि कार्य की दृष्टि से आवश्यक हो, एक अथवा अधिक सहायक नियुक्त करना और उनका अपना अपना कार्य क्षेत्र निर्धारित कर लें। हो सकता है कि बहुत बड़ा यदि आपको कार्य मिल गया तो क्या करना है भाई, बहुत बड़ा कार्य मिल गया तो 1-2 हेल्पर ले लीजिए और उसको उन लोगों को छोटा छोटा काम समझा दीजिए। जैसे कोई होल करना है तो किसी हेल्पर से भाई तुम होल करो, अब होल किया, फिर आप आए उसमें ज्वाइंट लगा दिए, या फिर एक नट फंसाना था, थोड़ा सा नट फंसा दिए, आप दूसरे हेल्पर से कह दिए भाई कस देना, तो ये मतलब उन लोगों को समझा दीजिए, ठीक है। इससे कार्य क्या होगा, आसानी हो जाएगा, आप पर लोड भी कम पड़ेगा। चौथा कार्य है कार्यस्थल पर बिजली गैस तथा पानी के स्रोत को ध्यान में रखें। कार्य करते समय कार्यस्थल पर बिजली के स्विच बंद कर दें और शॉर्ट हुई विद्युत लाइन उपकरणों से दूर रहें। गीले फर्श पर दीवार में विद्युत धारा करंट प्रवाहित होती महसूस हो तुरंत वहां से हट जाएं और मेन स्विच को ऑफ कर दें। वही गीला पानी वाला हाथ से नहीं बंद करना, मेन स्विच, ठीक है, करा दें। धातु के पात्र छड़ आदि से किसी भी विद्युत उपकरण बटन लाइन को मत छुएं। देखिए लिख दिया, लकड़ी की डंडी से सूखी होनी चाहिए, है ना, लकड़ी डंडी से होना चाहिए, लेकिन सूखा होना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, यदि आप प्लम्बिंग काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि लाइट आ जाए,
हो सकता है क्योंकि प्लम्बिंग में पानी वगैरह का काम होता है, तो हो सकता है उसमें लाइट आ जाए, तो लाइट तुरंत यदि थोड़ा भी लाइट महसूस हो तो जा करके मेन स्विच बंद कर देना चाहिए। अब स्विच बंद कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हाथ से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आप प्लम्बर है ना, तो आप प्लम्बिंग का कार्य करते समय पानी वगैरह लग सकता है, फिर फंसेंगे। आपको एक लेना चाहिए सूखी लकड़ी, आप सूखी लकड़ी लाइए, उसके बाद स्विच को क्या करिए, बंद करिए। तो अपने मतलब सूखा लकड़ी जरूर रखना है पास में, ठीक है, यदि आप प्लम्बर बनेंगे तब। यदि कई औजार उपकरण काम नहीं कर रहा है, उसे तुरंत बदल दें। यदि औजार उपकरण काम नहीं कर रहा, तुरंत बदल दें। और इसे मरम्मत के लिए वर्कशॉप भेज दें। घिसे पीटे औजारों से कार्य लेना मतलब कठिन हो सकता है, और कार्य की मानव उपलब्धता भी नहीं होगी, अच्छे प्रकार वो काम भी नहीं मिलेगा। फिर करें, कार्य पूर्ण होने पर सभी औजार संभाल कर एकत्र करें और कार्य से बचा सामान की सूची बनाकर इसे स्वामी को सौंप दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको जो सामान बच रहा है लेकर के बेच गए फिर चले जाएं, दुकान इधर है वहां नहीं जाना है, ठीक है। जितना भी सामान बच रहा है ईमानदारी से मालिक को लौटा देना है। सातवां क्या है, कार्य पूर्ण हो जाने पर कुछ काल बाद इसकी कार्य क्षमता उपयोगिता सेवा की जांच स्वयं आकर कर लें, और यदि कोई दोष कमी दिख रही है तो उसे तुरंत ठीक करें। इससे आपके प्रति ग्राहक की विश्वसनीयता बढ़ती है और आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है। ये बहुत करेक्ट बात का है, ठीक है। चलिए, है ना। अगला क्या करा है, बड़े नलकारी कार्यों पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रखनी चाहिए। किसी दुर्घटना होने पर स्थानीय पुलिस अथवा अग्निशमन विभाग की सहायता लेनी चाहिए। जहां तक संभव हो नलकारी के बड़े व मूल कार्य दिन की रोशनी में करने चाहिए। यदि किसी कक्ष में मरम्मती कार्य करना आवश्यक है, वहां प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था भाई, देखिएगा, एक क्या था, कार्य संबंधी सुरक्षा था। क्या था भाई, एक कार्य संबंधी सुरक्षा था, एक पर्सनल सेफ्टी था, और ये जनरल कंडीशन में था। तो आगे बढ़ गया क्या, ठीक है। एक क्या था, ठीक है, तीन जगह हम सुरक्षा पढ़े। एक जनरल कंडीशन में, ठीक है, निम्न सावधानियां, इन जनरल केस ये सावधानी है, ठीक है। उसके बाद एक पर्सनल सेफ्टी के लिए बारे में बताया गया है। ये सभी सेफ्टी के बारे में बताया गया है ना, कार्य करते समय मतलब सेफ्टी इन प्लम्बिंग, ठीक है। सावधानियां, तीन तरह की सावधानियां पढ़े, उसमें दो समझिएगा, एक जनरल केस था, इन जनरल कंडीशन, ठीक है। अब नलका कार का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लम्बर। अब कैसे प्लम्बर कहलाएंगे, इसके लिए कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकारी जल विभाग नगर पालिका द्वारा प्रदत्त अनुमानित पत्र लाइसेंस है, प्लम्बर कार्य प्लम्बिंग कार्य कर सकता है। नलका कार यानी नलका कार ने यानी प्लम्बर ने प्लम्बिंग में निर्धारित ट्रेनिंग प्रमाण पत्र ले रखा हो और वर्तमान समय में उस क्षेत्र के प्राधिकरण से सूचीबद्ध होना आवश्यक है। निजी निर्माणकर्ता संस्थाओं भी अपने जो नलकारी प्लम्बिंग वर्क के लिए सरकारी लाइसेंसधारी प्लम्बर से ही कार्य लेंगे। प्राधिकरण नलकारी के लाइसेंस देने के लिए प्रशिक्षण परीक्षा की रूपरेखा तैयार करेगा और लाइसेंस धारकों की सूची बनाकर रखेगा। सिविल इंजीनियरिंग यानी जल इंजीनियरिंग विषय में प्रशिक्षित एक मान्यता प्राप्त डिग्री डिप्लोमा होल्डर प्लम्बिंग क्षेत्र में निरीक्षण अभियंता के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम माना जाता है। आप सक्षम है। कार्य समाप्ति पर प्लम्बर से उचित प्रमाण पत्र लिखवा लेना चाहिए ताकि बाद में कोई गंभीर दोष उत्पन्न होने पर उसकी जिम्मेदारी निर्धारित हो सके, ठीक है। चलिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्या पढ़ेंगे भाई, कुछ प्रतीक पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, नलकारी, हम क्या पढ़ेंगे, नलकारी प्रतीक, यानी नलकारी में प्रयुक्त होने वाले मुख्य प्रतीक देना चाहिए इधर, तो प्रतीक यहाँ है, ठीक है। देखिए, ऐसा बना करके बीच में एम लिखा है तो मेरा नाम नहीं है, इसका मतलब हो गया कि वाटर मीटर है। क्या है भाई, वाटर मीटर, जैसे बिजली का मीटर होता है ना, वैसा वाटर मीटर है। एक क्या है भाई, वाटर हीटर है, डब्ल्यू लिखा है एच लिखा है, तो मतलब क्या हो गया है, वाटर हीटर। ए फिर क्या है, वाटर क्लोसेट है, यानी टॉयलेट का सीट है, डब्ल्यू सी मतलब होता है वाटर क्लोसेट, जल शौचागार। फिर एक क्या है भाई, लेबोरेटरी है, LAB, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, लेबोरेटरी। फिर एक क्या है, फर्श नाली है, क्या है, फ्लोर ड्रेन, इस तरह का बनाया तो क्या हो गया आपका, फ्लोर ड्रेन है। एक ऐसा लाइन है, देखिए, एक डॉटेड एक बड़ा, एक बड़ा, एक डॉटेड एक बड़ा, उसे कहेंगे ठंडा जल साइन, क्या कहेंगे, कोल्ड वाटर। फिर दो छोटा एक बड़ा, दो छोटा एक बड़ा,
उसे कहेंगे हॉट वाटर। वो किसका सिंबल है भाई? हॉट वाटर का सिंबल है। ठीक है, वो किसका सिंबल है आपका? हॉट वाटर का सिंबल है। फिर आएगा एक सीधा लाइन है, तो किसका सिंबल है? सैनिटरी वेस्ट का। किसका भाई? सैनिटरी वेस्ट का। फिर डॉटेड लाइन आ रहा है, तो वो किसका सिंबल है आपका? वेंट लाइन का, वेंटिलेशन का। ठीक है, फिर ऐसा है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल में ऐसा होता है ना। तो ये किसका हो जाएगा भाई? फ्लो डायरेक्शन, प्रवाह की दिशा, धारा प्रवाह, मतलब कि पानी का प्रवाह की दिशा। ठीक है, पानी मतलब लिक्विड हम कहना चाहते हैं, लिक्विड मतलब द्रव की प्रवाह की दिशा है। फिर यूरिनल, यूरिनल कैसे दिखाएगा भाई? तो यूनियन, यूनियन कैसे दिखाएगा? ऐसे दिखाएगा। एक क्या है आपका? पी ट्रैप है, ट्रैप वगैरह हम देखेंगे। एक क्या है भाई? पी टैप है। एक क्या हो जाएगा आपका? इसे कहेंगे रिड्यूसर। क्या कहेंगे? रिड्यूसर। ये क्या है आपका? टी जंक्शन है। एक क्या है? टी जंक्शन। ये है आपका एल्बो। क्या है? एल्बो। एक क्या है भाई? ऊपर उठा पाइप है। एक किसका सिंबल है? ऊपर उठा पाइप। और ये एक किसका सिंबल हो जाएगा? इसके अंदर घुस गया तो पाइप नीचे घुमा है। ठीक है, एक क्या है भाई? ऊपर है, और एक क्या है भाई? नीचे घुमा है। इसे कहेंगे टोटी। एक क्या हो जाएगा? टोटी। एक क्या है? फ्लो ट्रैप, नहानी ट्रैप है। क्या है भाई? फ्लो ट्रैप। ठीक है, सिंबल है। उसके बाद वाल्व, एक क्या मिल रहा है भाई? गेट वाल्व मिल रहा है, यहाँ चेक वाल्व मिल रहा है, यहाँ बाल वाल्व मिल रहा है, यहाँ प्रेशर रिलीफ वाल्व है, प्रेशर रिलीफ वाल्व है, यहाँ निडिल वाल्व है, और यहाँ बटरफ्लाई वाल्व है। ठीक है, जिसमें से कुछ वाल्व को हम पढ़ेंगे। तो ये आपका बेसिक सिंबल है। ठीक है, इसमें से एक दो को आ जाएगा, कह देगा, चार दे देगा, कह देगा तो ये किसका सिंबल है, तो एक एक नंबर का मिलेगा। ठीक है, और बताइए इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं? क्या इसमें कुछ समझाने वाला है? नहीं, इसमें टोटली आपको रटना है। सिंबल, सिंबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी यानी बेसिक कुछ डिफिनीशन आएंगे। कुछ क्या आएंगे आपके? बेसिक डिफिनीशन आएंगे। जैसे कि पाइप किसे कहते हैं भाई? जैसे कि पाइप किसे कहते हैं? ठीक है, तो द्रव, द्रव, द्रव में इतना सारा आ जाएगा, पेयजल, अवजल, मलक जल। देखिए, पेयजल मतलब पीने वाला, अवजल मतलब गंदा पानी जो कि बदबू नहीं करेगा। जैसे, जैसे कहाँ का पानी हम कहते हैं भाई? जैसे किचन का पानी। किचन का पानी क्या बदबू करता है? ना ना। बाथरूम का पानी, जहाँ नहाते हैं, अरे कभी ना कभी तो नहाते होंगे एक हफ्ते में, वहां का पानी नहाएंगे तो पानी बदबू करेगा? नहीं करेगा। वॉश बेसिन, हाथ धुलेंगे तो पानी बदबू करेगा? नहीं करेगा। तो उसे कहते हैं अवजल। मलक जल मतलब क्या होता है? जो पानी बदबू करेगा, जैसे टॉयलेट का पानी, जहाँ यूरिनल का पानी, वहां का पानी बदबू करेगा, तो उसे कहते हैं मलक जल। तो पेयजल, अवजल, मलक जल में आपको अंतर समझ आया होगा। ठीक है, द्रव, द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंद नलिकाओं द्वारा ले जाने वाले पात्र को नल कहते हैं। यह सामान्यतः गोलाकार होता है। पेय यानी स्वच्छता नल क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्व अथवा कोणीय दिशा में 45 डिग्री से अधिक ऊर्ध्वाधर कोण में डाले या बिछाए जाते हैं। इनकी भीतरी व्यास इनसे पारित होने वाले मिश्रण तथा दाब पर निर्भर करता है। भाई कितना डाया का पाइप लेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कितना प्रेशर से आ रहा है और कितना क्वांटिटी आ रहा है। मिश्रण मतलब कितना आयतन है ना, तो कितना वही कर रहा है कि इनका भीतरी व्यास जो अंदर का डायामीटर है उस पर डिपेंड करेगा कि पानी का डिस्चार्ज कितना है तथा प्रेशर कितना है। ठीक है, जल नल धातु किसका हो सकता है भाई? धातु का हो सकता है, प्लास्टिक का, कंक्रीट का, कांचित चीनी मिट्टी का, रबर का, आदि मटेरियल के बने होते हैं। नलकारी यानी प्लम्बिंग में सामान्यतः 15 mm व्यास से 800 mm व्यास के पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा समझेंगे प्लम्बिंग। प्लम्बिंग तो हम समझ चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। नलों को वांछित स्थिति में रखकर इनको लंबाई में जोड़ना, इन पर निरंतर फिटिंग लगाना, मतलब काटना जोड़ना, इन पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लगाना पड़ता है। टोटी लगाएंगे, वाल्व लगाएंगे, है ना, फिक्चर्स लगाएंगे, वही कह रहा है। जोड़ना, मुख्य पाइप से शाखा पाइप निकालना, इनका अनुरक्षण व मरम्मत आदि कार्य नलकारी कहलाता है। नलकारी में जल आपूर्ति तथा मलक जल निकासी, वेस्ट वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम दोनों कार्य सम्मिलित होते हैं। नलकारी के लिए जिन हस्त या यांत्रिक औजारों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें नलकारी औजार यानी प्लम्बिंग टूल्स कहते हैं।
आसान है। अगला है वाटर पाइप या मतलब वाटर पाइप या वेस्ट पाइप। अगला है भाई वाटर पाइप या वेस्ट पाइप। अब इसे कैसे कहते हैं भाई, जो पाइप पेयजल यानी कच्चा या पक्का पानी ले जाते हैं उन्हें पेयजल पाइप कहते हैं। वर्षा जल ले जाने वाले पाइप भी इसी वर्ग में आते हैं। जिन पाइपों में दूषित या गंदा जल प्रवाहित होता है उन्हें अवजल या मलक जल पाइप कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं भाई, मतलब वाटर पाइप या वेस्ट पाइप। तो जो मतलब साफ पानी लेके जाते हैं उसे कहते हैं क्या, वाटर पाइप, उसे कहते हैं वाटर पाइप। और जो गंदा पानी, वो गंदा पानी बदबू करने वाला हो या फिर बिना बदबू करने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वेस्ट पाइप। ठीक है, देखिए पहले हम वाटर पाइप को पढ़ रहे हैं। जो पाइप पेय जल, पीने वाले जल, अब कच्चा या पक्का, कच्चा मतलब इसका अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, पक्का मतलब ट्रीटमेंट हो गया, इसको पी सकते हैं। तो जो पाइप पेयजल ले जाते हैं उन्हें पेयजल पाइप कहते हैं। वर्षा जल ले जाने वाले पाइप भी इसी वर्ग में आते हैं। वर्षा जल भी शुद्ध ही होता है, वो तो मिलकर खराब हो जाता है। जिन पाइपों में दूषित या गंदा जल प्रवाहित होता है उन्हें अवजल या मलक जल पाइप कहते हैं, यानी वेस्ट वाटर पाइप कहते हैं। पेयजल पाइप में पानी दाब के द्वारा और सीवर पाइप में इनको दी गई अनुलंब ढाल के कारण प्रवाहित होती है। जो पीने वाला जो पानी होता है उसमें जो पीने वाला पानी जब आता है तो प्रेशर के थ्रू आता है, लेकिन जब वेस्ट वाटर जाता है ना, गंदा जल पाता है, तो सीवर में बहता है। और सीवर में प्रेशर से पानी नहीं बहता है। सीवर जो होता है उसमें, अरे आपके घर के आगे नाली होगा ना, तो नाली में क्या प्रेशर से पानी बहता है? नहीं, नाली क्या होता है, एक अनुलंब ढाल पे, एक लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में बना रहता है। नाली हो गया या फिर सीवर हो गया, एक स्लोप में बना रहता है। कैसे बना रहता है भाई? एक स्लोप में बना रहता है। तो जो वेस्ट वाटर होता है प्रेशर में नहीं बनता है, अनुलंब ढाल के कारण ये बहता हुआ चला जाता है, जबकि पीने वाला पानी हमेशा दाब के कारण बहता है। वही कह रहा है कि पेयजल में पानी दाब के द्वारा, और सीवर में पानी, सीवर में कौन जाएगा? वेस्ट वाटर जाएगा। सीवर में पानी दी गई अनुलंब ढाल के कारण प्रवाहित हो जाता है। फिर आता है आपका सॉइल पाइप। अब सॉइल पाइप क्या, मिट्टी का पाइप या फिर वैसा पाइप जिसमें मिट्टी बहता हो? नहीं, समझिए, मलमूत्र ले जाने वाले पाइप मल पाइप यानी सॉइल पाइप कहलाते हैं, जो टॉयलेट को लेके जाएंगे। ठीक है, कहे जाते हैं मल पाइप की तली पर गली ट्रैप नहीं दिया जाता है, क्योंकि शौच सीट, यूरिनल पात्र, धावन पात्र की तली पर आवश्यक रूप से ट्रैप लगाया जाता है। अब ट्रैप क्या होता है? ट्रैप आ गया क्या? नहीं है। ठीक है, ट्रैप कुछ नहीं होता है, बहुत देखें ट्रैप क्या होता है, ऐसा होता है। कल भी तो हम ट्रैप बताए ही थे, हम जो हम इंट्रोडक्शन बताए थे सिलेबस डिस्कशन में, ट्रैप बताए थे। देखिए ट्रैप ऐसा ही होता है, अभी आगे हम लाएंगे ट्रैप। देखिए ट्रैप ऐसा ही होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए पानी भरा हुआ है, यहाँ क्या भर दिया भाई? ये भर दिया हम पानी। ये क्या भर दिया हम? पानी भर दिए। क्या भर दिया हम? पानी भर दिए। अब पानी हमेशा रहता है, तो देखिएगा चूंकि ये जो हम ये जो सॉइल पाइप होता है ना, ये देखिए सॉइल पाइप लगा दिए। ये क्या लगा दिए? सॉइल पाइप। ये रेड क्या है? ट्रैप है। ये जो सॉइल पाइप है, सॉइल पाइप कहाँ लगता है भाई? जैसे कि कहाँ लगता है? टॉयलेट। भाई सीट लिखा ना, टॉयलेट से जुड़ जाएगा ये। ठीक है, फिर यूरिनल से जुड़ जाएगा, यूरिनल से जुड़ जाएगा, फिर यूरिनल से जुड़ जाएगा, फिर धावन पात्र से यानी वाश बेसिन से जुड़ जाएगा। हम कह देंगे वाश बेसिन से, या कुछ भी कह दीजिए। धावन पात्र की तली पर आवश्यक रूप से ट्रैप लगाया था। अब देखिए टॉयलेट में देखेंगे तो हमेशा इतना पानी रहता है कि नहीं रहता है? टॉयलेट में देखेंगे, वेट ए मिनट, हाँ देखिए अचानक पता नहीं क्यों लाइट ही कट, मतलब लाइट है, इन्वर्टर भी है, लेकिन पता नहीं क्यों कटा है ना, तो बंद हो गया। कोई बात नहीं, फिर आ गया। ठीक है ना, देखिए एक बार और भाग गया था, 2 बार लगातार। अभी ऑन करके भी बता ही रहे हैं आपसे, फिर लाइट कट गया। ठीक है, बंद नहीं होता था, पता नहीं आज ही क्यों हो रहा है। लाइट आ रहा है या फिर लाइट जा रहा है, बोर्ड बंद हो रहा है। हो सकता है 2 बार और बंद हो। ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्या करेंगे, जब कुछ हो जाता है, टेक्निकल चीजें है ना, बंद नहीं होता, लेकिन आज हो गया है, अभी हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं वेंट पाइप। अब वेंट पाइप क्या होता है? वेंटिलेशन के लिए। आप देखेंगे जब टॉयलेट बनता है
तो टॉयलेट में से एक पाइप निकाला जाता है ना, उसे कहते हैं वेंट पाइप। ठीक है, वेंटिलेशन बना रहा है। तो कह रहा है कि फ्लश लैट्रिन की जल सीट को भंग होने से बचाने के लिए इसका कनेक्शन एक अन्य पाइप मलक जल के अतिरिक्त से भी किया जाता है, जिन्हें वेंट पाइप कहते हैं। इसे साइफन रोधी पाइप, एंटी साइफनेज पाइप भी कहते हैं। जो वेंट पाइप होते हैं सीवर मल पाइपों में एकत्र दूषित गैस को वायुमंडल में छोड़ने का कार्य भी करता है। इस पाइप का व्यास 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। जेईई में क्वेश्चन आता है कि जो वेंट पाइप है इसका व्यास कितने से कम होना चाहिए, तो 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहां से तो आपको समझ आ रहा है, वेंट पाइप सीवर मल पाइपों में एकत्रित दूषित गैसों को वायुमंडल में छोड़ने का कार्य भी करता है। इस पाइप का व्यास 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जो लिखा है फ्लश लैट्रिन की जल सीट से भंग होने से बचाने के लिए इसका कनेक्शन एक अन्य मलक जल पाइप के अतिरिक्त किया जाता है, जिन्हें वात पाइप कहते हैं। अब देखिए जिन्हें एंटी साइफनेज पाइप भी कहते हैं। तो परेशान नहीं होना है, एंटी साइफनेज पाइप आगे आएगा तो हम बता देंगे कि एंटी साइफनेज पाइप क्या है, चूंकि लिखना नहीं चाहिए। एंटी साइफनेज पाइप अलग होता है, वेंट पाइप अलग होता है। वेंट पाइप सिर्फ वेंटिलेशन देता है, वेंटिलेशन बना रहता है, ठीक है, जबकि एंटी साइफनेज पाइप और साइफन क्रिया को रोकता है। आगे आएगा एंटी साइफनेज, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रीट पाइप यानी गली पाइप। जल विभाग द्वारा गली में डाली गई जल आपूर्ति पाइप को गली पाइप कहते हैं। घरों को इसी पाइप से फेरूल लगाकर पानी की सप्लाई दी जाती है ना। फेरूल लगाकर क्या दिया जाता है, पानी की सप्लाई दी जाती है। अब फेरूल क्या है, देखिए फेरूल मिलेगा आपको, ये फेरूल है, ठीक है। फेरूल मतलब समझिए एक तरह से टोटी है। फिर अगला है आपका सर्विस पाइप। सर्विस पाइप क्या है भाई, फेरूल से आगे लगाया गया पाइप जो घर की सीमा तक जल पहुंचाता है, उसे सर्विस पाइप कहा जाता है। इसके दूसरे सिरे पर रोक टोटी तथा जल मीटर लगाया जाता है। मीटर से आगे की पाइपलाइन हाउस पाइप कहलाती है, जो उपभोक्ता की निजी संपत्ति होती है। जैसे कि समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि ये हो गया आपका फेरूल, ये क्या हो गया भाई, फेरूल हो गया। फेरूल के पहले तक पाइप को, फेरूल के पहले तक पाइप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीट पाइप, एक गली पाइप। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रीट पाइप कहते हैं, जो गली में बिछाई गई है। अब जैसे ही फेरूल लगाए, देखिए फेरूल के आगे लगाया गया पाइप जो घर की सीमा तक जल पहुंचाता है, फेरूल लग गया, देखते होंगे ना, एक ऐसा लगा करके, और इसमें कुछ ले जाना नहीं होता, जिसमें कुछ भर करके बांध दिया जाता है। फ्यूचर में इसको खोल के हम लगा लेंगे, ठीक है। तो हाँ, क्या कर रहे थे, घर की सीमा तक ले पहुंचाता है सर्विस पाइप का। अब यहाँ से जो पाइप घर की सीमा तक लेके जाएगा भाई, घर तक लेके जाएगा, इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, इसे ही कहते हैं सर्विस पाइप। इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, सर्विस पाइप। इसके दूसरे सिरे पर रोक टोटी, भाई दूसरे सिरे पर हम किसके, भाई सर्विस पाइप के दूसरे सिरे पर रोक टोटी तथा जल मीटर लगाए जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ लगाएगा आपका जल मीटर, यहाँ का लगेगा जल मीटर, और यहाँ लगेगा रोक टोटी। क्या लगेगा, रोक टोटी लगेगा। रोक टोटी मतलब होता है स्टॉप पॉप। रोक टोटी मतलब क्या होता है भाई, स्टॉप पॉप होता है, जो उपभोक्ता हाँ लगाए जाते हैं मीटर से आगे की पाइपलाइन हाउस। अब इसके आगे जब जल मीटर के आगे जो पाइप ले जाएंगे, वो आपके घर का पाइप है ना, और घर का पाइप है जो खुद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जो खुद लगाएंगे। यहाँ रोक टोटी लगाई जाती है, जैसे रोक टोटी कहते हैं कि टोटी बीच में लगाई जाती है, जैसे कि जैसे शावर से नहाते। अब जो टोटी से हाथ धोते हैं पानी, वो तो लास्ट में, जैसे वाश बेसिन है, वाश बेसिन में टोटी से जब हम पानी हाथ धुलते हैं, यहाँ पर पानी से जब हाथ धुलते हैं, तो ये तो लास्ट में लगा ना, ये पाइप के लास्ट में लगा। लेकिन जो शावर चलता है, शावर ऐसा ही गया रहता है और यहाँ से रहता है। अब शावर के बीच में एक टोटी लगाते हैं, जो ऐसा करते हैं शावर के बीच में, इसे कहते हैं रोक टोटी, इसे कहते हैं रोक टोटी। और इसे रोक टोटी नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉप कॉक, इसे कहते हैं प्लग कॉक, ठीक है। तो रोक टोटी बीच में लगता है पाइप के। चलिए अगला देखते हैं। अगला पाइप आता है आपका, हाँ अगला पाइप आता है भाई स्टैंड पाइप। क्या आता है भाई, स्टैंड पाइप। क्या था, अगला पाइप क्या आ जाता है आपका, स्टैंड पाइप। चलिए स्टैंड पाइप को देखते हैं। मतलब कि जो पकड़े थे लय ना, लय गड़बड़ हो गया भाई लाइट कटने से आपके सामने आता है, बहुत गुस्सा लगा था लाइट कटा था तो, ठीक है। ठीक है, स्टैंड पाइप क्या होता है, जल आपूर्ति की वितरण पाइपलाइन में जल दबाव बढ़ाने के लिए यह एक क्या करा है भाई, पतला करें थोड़ा सा, करा कि जल आपूर्ति की वितरण पाइप
जल आपूर्ति की वितरण पाइपलाइन में जल दाब बढ़ाने के लिए यह उस पर लगाया गया एक उदग्र टैंक होता है जो बगैर स्टेजिंग मचान के सीधा पाइपलाइन पर स्थापित किया जाता है। उदग्र नल में एक ही पाइप में इसकी तली पर लगा होता है जो नल प्रवेश निकास दोनों का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंड पाइप। उसे क्या कहेंगे भाई? स्टैंड पाइप। जल आपूर्ति की वितरण पाइपलाइनों में जल दाब भाई वाटर प्रेशर बढ़ाने के लिए यह उस पर लगाया गया एक वर्टिकल टैंक होता है जो मतलब कि पाइप पर ही एक वर्टिकल टैंक लगा देते हैं जो कि प्रेशर वाटर प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करेगा। कोई मचान बनाकर नहीं, कोई स्टेजिंग लगाकर नहीं, उसी पर लगाते हैं, पाइप पर ही लगाते हैं। ठीक है, सीधा पाइपलाइन पर स्थापित किया जाता है। लिखा ना? उदग्र नल में एक ही पाइप इसकी तली पर लगा होता है जो नल प्रवेश निकास दोनों का कार्य करता है। भाई एक टैंक लगाते हैं और इसी में एक ही पाइप गया रहेगा, ऐसा नहीं 2-3 पाइप नहीं गुजारेंगे, इससे एक ही पाइप जिससे पानी आएगा भी और उसी से निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें पानी रहेगा जो कि प्रेशर बढ़ाने का काम करेगा। अगला होता है, अगला हम पढ़ना है हमको फेरुल पढ़ना। अगला क्या पढ़ेंगे हम? फेरुल पढ़ेंगे। अब फेरुल समझिएगा, स्ट्रीट यानी गली पाइप में घर को जल कनेक्शन देने के लिए इस पाइप में छिद्र करके इसमें एक दोहरी चूड़ी वाला गन मेटल का बना पाइप का टुकड़ा कसा जाता है जिसे फेरुल कहते हैं। फेरुल लगाने के लिए स्ट्रीट मेन के पार्श्व में हो छिद्र किया जाता है, नीचे या ऊपर नहीं। ठीक है, तो जो आपका पाइप गया रहेगा, क्योंकि मेन पाइप गया रहेगा तो मेन पाइप का साइड में होल करेंगे और इसी को लगा कर रख देंगे। अब जिसको कनेक्शन होगा इसी में कनेक्शन देंगे। भाई कनेक्शन नहीं लिया है तो इसको बंद रखेंगे। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग? फेरुल कहते हैं। अगला है भाई टोटी। अगला क्या है? कोक। कोक मतलब मुर्गा वाला नहीं, टोटी है। ठीक है, टोटी का फोटो होगा, ये देखिए टोटी दिख रहा है ना, टोटी है। ये क्या है भाई? टोटी है। ठीक है, चलिए। पर नल से पानी लेने में जल के निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए इस नल की विभिन्न लंबाई में टोटी लगाई जाती है। पानी की सप्लाई नियंत्रण करने के लिए रोक टोटी यानी स्टॉप कॉक, बताया था ना, स्टॉप कॉक, तथा नल से पानी लेने के लिए बिब कॉक लगाई जाती है। वही हम कह रहे हैं, ये जो टोटी है इसे हम कहेंगे क्या? इसे कहेंगे इसे कहेंगे हम बिब कॉक। ये पीने वाला टोटी है। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग बिब कॉक। लगाई जाती है धावन पात्र, वाश बेसिन में, सिंक मतलब बर्तन धुलने वाला में, पिलर कॉक में और सार्वजनिक जल पोस्ट पर स्वतः बंद होने वाला यानी सेल्फ क्लोजिंग या पुश कॉक लगाई जाती है। उपभोक्ता की टोटी पर अवशेष रेजिडुअल हेड ऑफ वाटर कितना होना चाहिए? 0.0, इसको मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि टोटी जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टॉप कॉक, दूसरा होता है बिब कॉक। फिर हम बता रहे हैं, एक बार देखिएगा क्योंकि टोटी का टॉपिक आया है। जैसे यहाँ से आ रहा था टोटी, देखिए यहाँ से आ रहा था पाइप, यहाँ आ गया। अब यहाँ वाश बेसिन या बर्तन धुलने वाला बर्तन धुलने वाला या वाश बेसिन होता है ना। अब देखिए यहाँ क्या बनाए हम? टोटी बनाए। देखिए क्या बना दिए हम? टोटी बना दिए। यहाँ क्या बना दिए हम? टोटी बना दिए। अब देखिए इस टोटी में से क्या होगा? इस टोटी में से देखिए पानी निकलेगा। तो पानी लेने के लिए देखिए क्या लिखा है? हाँ, पानी की सब कर रहा है कि नल से पानी लेने के लिए बिब कोक लगाई जाती है। देखिए पानी लेना ही तो है, पानी लेना, लेकिन समझिएगा एक पाइप और है। एक पाइप ऐसा है जो किस क्या लगा है भाई? एक पाइप है जो कि इधर क्या लगा है? इधर शावर लगा है। इधर क्या लगा है? शावर लगा है। अब बताइएगा, अब शावर लगा, इधर शावर से पानी आएगा, क्या आएगा? शावर से पानी आएगा। अब जब शावर से पानी आएगा तो इसमें जो टोटी होता है ना, इसमें जो कंट्रोल करने वाला होता है, यहाँ होता है, देखे होंगे कंट्रोल करने वाला यहाँ लगता है। तो ये पाइप के बीच में लगा है, कंट्रोल करेगा। भाई ज्यादा खोलेंगे तो पानी ज्यादा गिरेगा, अंतिम छोर पर नहीं लगा है, ये अंतिम छोर पे। पानी ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा गिरेगा, कम खोलेंगे तो कम गिरेगा। ठीक है, इसे कहते हैं स्टॉप कॉक। इसे क्या कहते हैं? स्टॉप कॉक, और इसे कहते हैं बिब कॉक। ठीक है, तो यही दोनों टोटी के बारे में बताया गया। चलिए एक बार और पढ़ देते हैं। करा कि नल से पानी लेने, नल के निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए, भाई वही कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा पानी आएगा कम पानी आएगा,
इस नल की विभिन्न, नल मतलब पाइप की विभिन्न लंबाई में टोटी लगाई जाती है। पानी की सप्लाई नियंत्रण करने के लिए स्टॉप कॉक तथा नल से पानी लेने के लिए बिब कॉक लगाई जाती है। वाश बेसिन यहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो वाल्व क्या किया था भाई, वाल्व करता है कि पाइपलाइन में पानी की सप्लाई पर नियंत्रण रखने के लिए इस पर उचित स्थानों पर विशेष फिटिंग जड़ी जाती है, जिसे वाल्व कहते हैं। देखिए ये वाल्व दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं कट ऑफ वाल्व। इसे क्या कहते हैं, कट ऑफ वाल्व। जो नल से पानी आता है उसमें क्या लगा रहता है, चेक वाल्व लगा रहता है। वाल्व का अलग चैप्टर ही है, हम जितने भी तरह के वाल्व हैं सारे के सारे वाल्व पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन मिल रहा है अभी। जिन्हें वाल्व कहते हैं, वाल्व पानी की सप्लाई खोलने बंद करने, पाइपों में फंसी वायु बाहर निकालने, अन्य जल जाब को कम करने, विपरीत दिशा में जल प्रवाह रोकने के लिए लगाई जाते हैं। मुख्य वाल्व के नाम है जैसे कि स्लुइस वाल्व, कोई मुख्य वाल्व दे रहा है, स्लुइस वाल्व, चेक वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व, सेफ्टी वाल्व, स्कोर यानी अपवाही वाल्व, तितली वाल्व, गोला वाल्व, घरेलू जल भंडारण टंकी में फ्लश सिस्टर्न आदि में लगाया जाता है ताकि टंकी ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। कुछ जगह वाल्व हम बताते हैं। वाल्व क्या होता है, देखिएगा वाल्व क्या होता है समझिएगा। जैसे कि ये हो गया आपकी टंकी, ये हो गया टैंक, ये क्या हो गया, टैंक हो गया, ये क्या हो गया आपका, टैंक हो गया। टैंक से देखिए टोटी आ रहा है, टैंक से क्या आ रहा है, टोटी आ रहा है। ये देखिए टोटी कर रहा है, टैंक से पाइप आ रहा है। ये देखिए ये पाइप अलग अलग जगह चला जाएगा, ऐसे रेंडमली समझिएगा। ये पाइप कहाँ जा रहा है भाई, अलग अलग जगह जाएगा कि नहीं जाएगा। सर जहाँ जरूरत पड़ेगा इस पाइप को हम लेकर जाते हैं। देखिए ऐसे ही पाइप गया रहेगा आपके घर में इधर उधर। अब मानते हैं कि अब क्या है कि अब इसको बदलना है। हो सकता है किसी कारण से इस वाले को बदलना है भाई, इसको खराब हो गया, टूट गया, कुछ गिर गया है, पाइप खराब हो गया, अब इसको बदलना है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसमें तो पानी हमेशा भरा रहेगा, करेंगे क्या आप बताइए। इसमें तो पानी हमेशा भरा रहेगा ना, यदि इसको खोल के निकालेंगे तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। इसके लिए आप कर सकते हैं, पूरा टंकी खाली करिए, पूरा टोटी खोल दीजिए, पूरा पानी बह जाए तब काम शुरू करिए। पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है ना, ये जो दिख रहा है इसे कट ऑफ वाल्व कहते हैं, इसे कट ऑफ वाल्व कहते हैं। ये जो होता है एकदम देखेंगे टंकी, जहाँ टंकी होता है पानी पाइप आ रहता है वहीं लगा रहता है वाल्व, ठीक है। वाल्व का सिंबल यहीं लगा रहता है। क्या करते हैं, यहीं से इसको बंद कर देते हैं, पानी को काट देते हैं। यहीं से क्या करते हैं, पानी को काट देंगे। और जब पानी को काट देंगे अब टंकी का पानी टैंक में ही रहेगा। अब क्या करें, इसको खोल करके बदल दीजिए। इसको खोल करके क्या करना है आपको, इसको खोल करके बदल दीजिए, दूसरा लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो पानी का टंकी क्या है, ये बहुत मान लीजिए कि बहुत बड़ा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो कई मंजिलों पे गया रहेगा ना, तो आप यहाँ बंद कर देंगे, यहाँ बंद कर दिए तो पूरे मंजिल का पानी बंद हो गया। तो पूरे मंजिल का पानी न बंद हो, सिर्फ जहाँ खराब हो वहीं का पानी बंद हो, तो क्या करेंगे, हर कोने पर हम लगा देंगे बाल्ब। देखिए हर कोने पर हम बाल्ब लगा देंगे भाई, हर बाल्ब लगा देंगे पूरा, ठीक है। हर कोने पर लगा देंगे बाल्ब। अब क्या करेंगे, अब इसको नहीं बंद करेंगे भाई, इसको नहीं बंद करेंगे। यहाँ लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन इसको हम बंद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन हम इसको बंद नहीं करेंगे। देखिएगा ये खुला ही रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, खुला ही रहेगा। अब इसको बंद कर देंगे, बस क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको बंद कर देंगे। अब इसको बंद कर देंगे तो पानी इधर नहीं जाएगा, इसको चेंज कर दीजिए। तो बाल्ब लगाया था, इसे कहते हैं कट ऑफ वाल्व, यानी क्या करता है भाई, कट कर देता है पूरा आगे का। जब इसको बंद कर देंगे, यही कट ऑफ वाल्व है, जब इसको बंद कर देंगे तो आगे का पूरा कट कर देगा, पानी आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब कुछ वाल्व का नाम लिया हुआ है जिसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, बाकी वाल्व हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्लुइस वाल्व, अब स्लुइस वाल्व देखने को मिलेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तब, इरिगेशन में स्लुइस वाल्व होता है, ठीक है। फिर आता है आपका चेक वाल्व। अब देखिए चेक वाल्व क्या होता है भाई, चेक वाल्व क्या होता है, चेक वाल्व क्या होता है, नल में जब पानी डालेंगे, हैंड पंप में पानी डालेंगे तो पानी नीचे नहीं जाता है, जबकि नीचे से पानी ऊपर आता है कि नहीं आता है। नल में पानी डालेंगे तो वो उसी पर रुका रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन नीचे से पानी ऊपर जाएगा। इसी वही कभी कभी वाल्व खराब हो जाता है तो लीक करता है तो पानी नीचे चला जाता है। तो चेक वाल्व वही क्या होता है आपका, चेक वाल्व होता है, ठीक है। एयर रिलीफ वाल्व, भाई किसी पाइप में जब एयर ज्यादा होता है तो एयर को निकालने के लिए वाल्व लगाते हैं, सारा चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसे कहते हैं एयर रिलीफ वाल्व। एक होता है सेफ्टी वाल्व, है ना,
फिर आता है आपका स्कोर अपवाही वाल्व, ठीक है। फिर आता है तितली वाल्व। गोला वाल्व क्या होता है, ये जो टंकी लगा रहता है ना, जो अब ये चीजें फिगर दिखाएंगे तभी समझ आएगा, वाल्व में हम समझाएंगे, डोंट वरी। अब देखेंगे उसमें इसमें देखिए ये भी एक तरह का वाल्व भी है, ये भी एक तरह का वाल्व भी है, वही है कट ऑफ वाल्व है लेकिन ये दूसरे तरीके से। हाँ, अब बार वाल्व क्या होता है भाई, गोला वाल्व क्या होता है, जो टॉयलेट के ऊपर टंकी होता है जिसको दबाया जाता है, वो पानी उसमें गिरता रहता है और देखेंगे जब टंकी भर जाएगा तो बंद हो जाएगा। कैसे बंद हुआ, क्योंकि उसमें वाल्व लगा रहता है, ये वाल्व लगा रहता है, पानी ऊपर बढ़ता रहता है, वाल्व ऊपर जाता है, अचानक से बंद कर देगा। अंदर की चीजें हैं टंकी, मतलब कि वो जो टैंक होता है छोटा सा, उसके अंदर की चीजें हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये भी अच्छे से, उसके अंदर अंदर घुस घुस के हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। टंकी में भी लगाया जाता है, फ्लश सिस्टम, सारा वाल्व हम पढ़ेंगे। तो वाल्व आपको समझ गए, वाल्व मतलब पानी देने के लिए, पानी रोकने के लिए, पानी पर कंट्रोल करने के लिए बनाया था। फ्लशिंग सिस्टम, अभी फ्लशिंग सिस्टम मतलब क्या हो गया भाई, जो टॉयलेट के ऊपर टंकी लगता है उसकी बात कर रहा है। फ्लश प्रणाली में साउथ सीट तथा यूरिनल पात्र के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जल कुंडी लगाई जाती है, फ्लशिंग सिस्टम लगाई जाती है, जो इन पात्रों को फ्लश करने के काम आती है। भाई टॉयलेट या पेशाब करके दबा देंगे और बाहर ले जाएगा, ठीक है। यह टंकी 5 से 15 लीटर क्षमता की होती है और एक चैन लीवर द्वारा स्वतः चलित होती है, ठीक है। इसे प्रसाधन टंकी यानी फ्लशिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। फ्लशिंग सिस्टम तो नाम ही है। आजकल तो ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक है। कह रहा है इसे, एक पहले के जमाना में चैन होता था, चैन खींचिए, उसके बाद आया कि लीवर, ऐसा दबा दीजिए, लेकिन अब तो क्या हो गया भाई, ऑटोमेटिक हो गया। टॉयलेट करके उठिए, उसे कह दीजिए बाहर ले जाओ, बाहर ले जाएगा, ठीक है। सिंक, सिंक में क्या किया जाता है भाई, बर्तन धुला जाता है। सिंक में क्या होता है, बर्तन धुला जाता है। मेरे जो भी बच्चे हैं शादी के बाद सिंक का यूज ज्यादा करेंगे, है ना, बर्तन धुलेंगे इसी में। यह कुंडी रसोई घर में बर्तन आदि साफ करने के लिए लगाई जाती है। इसमें ठंडा जल, गर्म पानी दोनों के आने का प्रावधान होता है। कुछ सिंक के साथ ड्रेनेज बोर्ड भी लगा होता है जिस पर बर्तन धोकर रखे जाते हैं। सिंक की तली पर ट्रैप दिया जाता है। ट्रैप, ट्रैप कहाँ देंगे, सिंक के तली पर भी आप एक ट्रैप देंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई, ड्रेनेज बोर्ड रखा था, मतलब क्या होता है, जो सिंक होता है ना, देखिए सिंक क्या होता है, ऐसा होता है, ये क्या हो गया आपका सिंक, अरे बर्तन धुलने वाला। अब इस सिंक के ऊपर ना एक प्लेट रख, देखिए सिंक ऐसा ऐसे एक प्लेट रख दिए, थोड़ा एंगल पे एक प्लेट रख देते हैं और उसका स्लोप इस साइड में रहता है, स्लोप इस साइड में रहता है। अब इसे कहते हैं ड्रेनेज बोर्ड। अब बर्तन धुलिए, बर्तन धुलिए और इसी पर रख दीजिए, इसी को बर्तन धुल कर रख दीजिए और पूरा बह के कहाँ आ जाएगा, इसमें से पानी रिस रिस कर पूरा इसमें आ जाएगा, इसके थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं हम लोग क्या, ड्रेनेज बोर्ड। यानी जो टैंक है ना, जो जैसे कि हाँ ये टैंक हो गया, इसी पर रहता है, देखिए इसी पर, इसी पर, इसी के थ्रू थोड़ा टेपर आता है, ड्रेनेज बोर्ड, इसी पर बर्तन धुल कर रखिए, बह के पूरा पानी आ जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंक के बाद हमको क्या पढ़ना है, वाटर क्लोसेट। वाटर क्लोसेट मतलब अरे टॉयलेट की सीट की बात कर रहा है। जिस कक्ष में मानव मल मूत्र को पानी के द्वारा बहाने का जिस कक्ष में मानव मल मूत्र को पानी के द्वारा बहाने का पात्र लगा होता है उसे जल वाटर वेट लैट्रिन कहते हैं। जहां जल की व्यवस्था नहीं होती उसे शुष्क शौचागार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पानी से बहाने की व्यवस्था है ना, इसे कहते हैं हम लोग क्या, वाटर क्लोसेट। और पानी की व्यवस्था नहीं रहेगा तो कहते हैं ड्राई। यूरिनल, यूरिनल क्या होता है भाई, दीवार से सटाकर आता, फर्श पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर देखने को मिलता है। बस फर्श पर टिकाकर बाउल नुमा, कटोरे नुमा पात्र जिसमें खड़े होकर मूत्र का त्याग किया जाता है, यूरिनल कहलाता है। मूत्र को फ्लश करने के लिए इस पर कुछ ऊंचाई पर 5 लीटर धारिता की फ्लशिंग सिस्टम लगाई जाती है। यह टंकी स्वचालित भी हो सकती है, स्वचालित होती है, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर दबाने पर तो पानी लगा ही नहीं रहता, दबाने में पानी बात ही खत्म करेगी। फिर औरतों के लिए लेडी यूरिनल क्या होता है, यह यूरिनल फर्श तल से सटाकर अथवा फर्श के कुछ ऊपर स्थापित किया जाता है और उकड़ू बैठकर यूरिनल त्यागने, अंग धोने, स्वच्छता के काम आता है। विदित विशेष तौर पर महिलाओं की सुविधा के लिए लगाई जाती है। इस पर जल टोटी अथवा मूत्र निकास धावन पाइप लगाया जाता है, ठीक है। चलिए
वॉश बेसिन सबको पता है भाई, हाथ धुलने वाला है। वॉश बेसिन क्या है? हाथ धुलने वाला। हाथ मुंह, मुंह भी धुलने वाला है। धोने के लिए यह पात्र स्नानागार, रसोई घर, भोजन कक्ष में लगाई जाती है। धावन पात्र फर्श पर खड़ा अथवा दीवार से सटाकर लगाया जाता है ना। अब आप देखिए दीवार में ऐसा चिपका देंगे तब भी लग जाएगा, और कल कल देखेंगे नीचे से आता है ऐसा लगाने वाला, वीआईपी लगता है, थोड़ा सा नीचे से आएगा उस पर टिक जाएगा। तो यही कह रहा है, या तो दीवार से सटाकर लगा दीजिए, या इस पर मतलब कि फर्श पर खड़ा करके लगा दीजिए, या दीवार के सहारे लगा दीजिए। सामान्यतः इस पर दो दो खड़ी टोटी ठंडा या गर्म जल लगी रहती है। हमारे यहाँ जैसे गरीब लोगों के यहाँ एक ही लगा है, गर्मी में गर्म जगह, ठंडी में ठंडी पानी। पानी का स्टोर करने धावन के लिए इस पर एक चैन नुमा प्लग लगा रहता है। इसकी तली पर बोतल नुमा ट्रैप लगाया था। ठीक है, तो है ना, देखेंगे भाई धोने के लिए एक चैन नुमा प्लग लगा रहता है, और इस पर भी ट्रैप लगाते हैं। एक बोतल नुमा क्या लगाया था, इस पर भी ट्रैप लगाया जाता है। ठीक है, इस पर भी क्या लगाया था? ट्रैप लगाया था। चलिए अगला शावर जो होता है भाई, कूद कूद कर नहाने वाला, इसे फवारा भी कहते हैं। यह स्नान कक्ष में लगाया जाता है और कुछ ऊंचाई से बौछार रूप में पानी छोड़ता है। इसकी ऊंचाई फर्श तल से 1.9 मीटर होती है। कितना मीटर ऊपर शावर लगता है भाई? 1.9 मीटर। ठीक है, फिर आता है आपका स्लज, गंदा जल। स्लज किसे कहते हैं? इसे गंदा पानी, सामान्यतः दुर्गंध रहित, वैसा गंदा पानी, वेस्ट वाटर जिसमें दुर्गंध न हो, उसे क्या कहेंगे? स्लज कहेंगे। ठीक है, अवजल, भाई ना कहते हैं अवजल, अम्लक जल, अम्लक जल जो गंदा होगा। इसे गंदा पानी, सामान्यतः दुर्गंध रहित भी कहते हैं। रसोई घर, स्नान घर, धावन पात्रों, फर्श धुलाई से निकला बेकार पानी स्लज कहलाता है। इसे ट्रैप द्वारा मलक जल पाइप में डाला जाता है अथवा खुली नाली में बहने दिया जाता है। इसे किचन गार्डन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्लज को या तो सीवेज के साथ मिलाकर बहा सकते हैं, या अलग से नाली में डाल सकते हैं, क्योंकि महकेगा नहीं। फिर अगला आता है सीवेज यानी मलक जल। इसे वाहित मल भी कहते हैं। फ्लश लैट्रिन से निकला मलक जल आदि अति दुर्गंध वाला होता है। इसमें मानव मूत्र भी मिला रहता है। इसे बंद नाली सीवेज द्वारा ही भवन से बाहर ले जाया जाता है। सीवरेज प्रणाली कह रहा है कि सीवरेज प्रणाली रहित क्षेत्र में इसे सेफ्टी टैंक या कैश पूल में डाल दिया था। कह रहा है इसे बंद पाइप के थ्रू हम लोग बाहर फेंकते हैं, सीवर में डालते हैं, लेकिन जहाँ सीवर नहीं है वहाँ सेफ्टी टैंक बनाकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया जाता है, या फिर कैश पूल में डाला जाता है। अब सेफ्टी टैंक क्या है, कैश पूल क्या है, आगे मिलेगा। ठीक है, सीवरेज क्या होता है? देखिए सीवेज को ले जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं सीवरेज। क्या कह रहे हैं कि सीवेज को ले जाने का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीवरेज कहते हैं। देखिए एक होगा सीवेज जो गंदा पानी, सीवेज जो बदबू करेगा, दूसरा होगा सीवर, सीवेज को जो ले जाएगा उसे सीवर, तो पूरे सिस्टम को कहते हैं हम लोग सीवरेज। ठीक है, वाहित मल यूरिन को घरों से निकालकर उपचार निपटान के लिए इसे बंद नलिकाओं द्वारा बस्ती से बाहर ले जाया जाता है। इस व्यवस्था को सीवरेज प्रणाली, व्यवस्था को, प्रोसेस सिस्टम को, ठीक है, सीवेज क्योंकि दूषित होता है इसे बंद नाली द्वारा ही घरों नगरों से बाहर ले जाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक वर्ड आया है, वाहित मल यूरिन को घरों से निकालकर उपचार निपटान के लिए, यानी सीवेज को डायरेक्ट नदी में नहीं फेंकते हैं, पहले उसका ट्रीटमेंट करके उसमें से जो हानिकारक गैस वगैरह है उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, मैनहोल, ठीक है, मैनहोल क्या होता है भाई? जो सीवर रहता है ना बहुत बड़ा रहता है। देखिए सीवर जो रहता है बहुत बड़ा डाया का है ना, जैसे रोड पे देखते होंगे इस तरह का होल, रोड पे देख रहा है ना, तो इस तरह का होल में के नीचे देखिए सीढ़ी लगा रहता है, सीढ़ी लगा है ना, मैनहोल का। ठीक है, तो इस रोड के ऊपर ढक्कन हटाएंगे फिर ऐसा सीढ़ी मिलेगा, और सीढ़ी के थ्रू आदमी क्या हो जाएगा? अंदर घुस जाएगा। अंदर बहुत बड़ा चेंबर होता है। सीवेज ऐसा है, हम बना दे रहे हैं, ऐसा ड्राइंग आप लोग पढ़ेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। तो देखिए ऐसा है ना, ऐसा ऐसा। अब आदमी यहाँ से उतरेगा सीढ़ी के थ्रू, और यहाँ खड़ा होने के काफी व्यवस्थाएं हैं। वैसे जो सफाई करता है वो हंसता तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, देखिए व्यवस्था है खड़ा होने का, फिर अंदर की ओर सफाई करेगा, यहीं से सीवर गया रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए तो यही क्या, मैन जो आदमी को घुसने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आदमी अंदर घुसे, आसानी से घुस जाए। ठीक है, और अंदर के क्या करे? सफाई कर दे। करा है, कहाँ गया मैनहोल भाई? मैनहोल
सीवर नाली में सीवेज प्रवाह नजर रखने तथा प्रवाह में आई किसी रुकावट को दूर करने के लिए सीवर लाइन पर उचित दूरी पर घुसन छिद्र यानी घुसने के लिए छिद्र बनाए थे, जिसे प्रवेश छिद्र, मानुष मोखा, निरीक्षण छिद्र, सीवर तली पहुंच छिद्र कहते हैं। छिद्र को ढक्कन लगाकर बंद रखा जाता है ताकि कोई प्राणी इसमें गिर न पड़े, नहीं तो शाम को पौवा लगा के चलते हैं सब ऐसा ही, ठीक है, उसी में निपट जाएंगे सब, ठीक है। तो ये देखिए एक है मैन होल, है ना, अंदर चैम्बर होता है जो खड़ा का काम करता है। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन चैम्बर, मैन होल का छोटा भाई इंस्पेक्शन चैम्बर। ये अपने घरों में बनाया जाता है। जैसे बहुत बड़ा नाली है ना, तो नाली के सफाई या देख रेख के लिए मैन होल बनाए, लेकिन आपके घर देखिएगा एक छोटा छोटा, आपके घर में कहीं ना कहीं एक छोटा सा टंकी बना हुआ, छोटू सा। अरे बड़ा सा टंकी तो टॉयलेट का टैंक होता है, वो नहीं कर रहे हैं। एक दो चार बना होगा, किसी घर में एक बनेगा, किसी घर में दो चार बनेगा, एक छोटा सा इतना ही बड़ा, जितना बड़ा लैपटॉप रहता है उतना ही लंबा चौड़ा, ठीक है, इतना ही लंबा चौड़ा बना रहेगा कि अपने घर के पाइप वगैरह का उसमें आकर गिरता है ना, आपके घर का पाइप वगैरह। देखिए ये दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, वैसे फोटो में तो पूरा एक ही साइज का दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या है, इंस्पेक्शन चैम्बर मैन होल ही है, लेकिन उसमें आदमी नहीं घुसता है। मैन होल एक छोटा सा बनाता है, ठीक है, इतना बड़ा ऐसे रहेगा, बना रहता है आपके घर में एक छोटू सा टैंक बना रहेगा जिसमें पाइप आकर गिरती है, उसका सफाई समय समय पे किया जाता है, उसे कहते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर, निरीक्षण कक्ष, आपके घर के पाइप वगैरह का देखभाल करने के लिए, ठीक है। घरेलू, देखिए लिखा ना, घरेलू सीवर लाइनों के मिलन बिंदुओं, मोड़ों, अनुलंब ढाल परिवर्तन पर ये मोखे बनाए जाते हैं, जिनमें सीवर खंड ऊपर से, देखिए इसका इंग्लिश नहीं है लेकिन हम इसका इंग्लिश करवा कर पीडीएफ भेजेंगे आपको, डोंट वरी, इसका इंग्लिश कन्वर्ट करवा देंगे, फिर आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर। घरेलू सीवर लाइनों में मिलन बिंदु, अनुलंब ढाल परिवर्तन के मोखे बनाए जाते हैं, जिनमें सीवर खंड ऊपर से खुला रहता है। चिनाई का चैम्बर 90 गुणे 60 सेंटीमीटर, सोचिए कितना छोटा है, 1 मीटर से कम, लंबाई चौड़ाई 90 से 60 सेंटीमीटर माप के तथा इसकी औसत गहराई 45 से 120 सेंटीमीटर, कितना है, 45 से 120 सेंटीमीटर होती है। इसके ऊपर लोहे का ढक्कन फ्रेम में लगाया जाता है, ठीक है, देख रहे हैं कितना छोटा है, ठीक है। तो क्या है, अब ये कहाँ कहाँ बनता है, देखिएगा, जैसे कि आपका घर है, जैसे कि आपका क्या है भाई, ये आपका घर, ऐसा कौन घर होता है भाई, आप कहेंगे सर आप जंगल से पकड़ के आए का, गोल घर किसका रहता, वाह, गोरखपुर में गोल घर। देखिए ये हो गया आपका क्या, घर हो गया। यहाँ क्या जा रहा है, सीवर जा रहा है, ये क्या है मेरे लाल, सीवर है, ये क्या है आपका, सीवर है। अब सीवर तक एक नाली लेके आएंगे, एक मतलब पाइप लेकर आएंगे, क्या लेके आएंगे, पाइप, बहुत लंबा पाइप है। अब बताइए पाइप बीच में खराब हो जाए तो पूरा तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, बीच में एक छोटू सा टैंक बना देते हैं, या फिर अलग अलग जगह से पाइप आएगा, एक जगह बना दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पाइप था भाई, यहाँ किचन है, किचन से पाइप आया, यहाँ टॉयलेट से, टॉयलेट से पानी आया, बाथरूम है, बाथरूम से आया, ये क्या है, फर्श धुले हैं, सबका आया। तो जहाँ मिलन बिंदु होगा उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, टैंक बनाएंगे छोटा सा, और सब लाकर उसमें गिरा देंगे, सब लाकर उसमें गिरा देंगे, फिर यहाँ से एक पाइप से लेकर चले जाएंगे। या फिर मोड़ आ जाए, मोड़ यहाँ से एक और पाइप मान लेते हैं, इधर से भी पाइप आ रहा था, यदि कहीं से मोड़ आ जाए, मोड़ वाले पाइप को भी लाकर मोड़ते हैं, तो मोड़ वाले बिंदु पर भी हम इंस्पेक्शन चैम्बर बनाते हैं। ये घर में बनता है और कहीं नहीं बनता। कहाँ बनता है मेरे लाल, घर में बनता है। क्या करा, मिलन बिंदुओं, कहीं मिला था ना, मोड़ों पर अनुलंब ढाल, भाई एक ढाल जा रहा था, फिर यहाँ से अचानक से ज्यादा ढाल हो गया, तो ढाल पर भी बनाएंगे, ठीक है, देख रहे हैं ना, छोटा सा बनता है। सेफ्टिक टैंक, अब जहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ टॉयलेट को इकट्ठा कहाँ किया जाता है, बस जहाँ सीवर की व्यवस्था होती है वहां तो सीवर में भेज देते हैं, लेकिन जहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं होती वहाँ टॉयलेट को एक घर के आगे टैंक, सबके घर में टैंक बना रहता है, उसमें इकट्ठा करते हैं। देखिए जिन क्षेत्रों में नगर पालिका की सीवरेज प्रणाली नहीं होती है वहां के जो सीवेज होता है का निपटान एक भूमिगत पक्की चिनाई के टैंक द्वारा किया जाता है, जिसे सेफ्टिक टैंक कहते हैं। टैंक में अवायुजीवी बैक्टीरिया सक्रिय होते हैं और सीवेज का विघटन करके इसे आपत्ति रहित द्रव, स्लज आदि में बदल देते हैं। दूषित गैसें वहत नल से निकलकर
वायुमंडल में, बहुत नल मतलब भाई बेंट पाइप से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। यदि सेप्टिक टैंक में क्या होता है कि भाई टॉयलेट करके सेप्टिक टैंक में पानी गिरा के डाल देते हैं, फिर सेप्टिक टैंक में एक बैक्टीरिया होती है जो टॉयलेट को खाती है, सक्रिय होती है, टॉयलेट को खाती हैं और खा करके क्या गैस प्रोड्यूस करती हैं और बेंट पाइप के थ्रू गैस वायुमंडल में उड़ जाता है, बहुत कम कम सा सॉलिड उसमें बचता है। ठीक है, अगला आता है आपका कैश पूल। अब कैश पूल क्या है भाई, पहले कैश पूल बनता था जैसे टॉयलेट किए और इसमें गिरा दिए, अब इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहती थी, एक टॉयलेट इसी में पड़ता रहता था, सड़ता रहता था, फिर मजदूर के थ्रू टॉयलेट को बाहर निकाल करके फेंका जाता था। ठीक है, पहले के जमाने का। फ्लश लैट्रीन के मलक जल को सीवरेज प्रणाली के अभाव में एक हौज में जो कंक्रीट चिनाई का बना होता है डाल दिया जाता है। मलक कुंड के ऊपर पत्थर या कंक्रीट का ढक्कन लगाया जाता है। जब यह चौबच्चा सीवेज से भर जाता है तो इसे श्रमिकों द्वारा खाली कर दिया जाता है। चौबच्चा की तली कच्ची भी रखी जाती है ताकि कुछ सीवेज भूमि में चला जाए, कच्चा रहेगा तो कुछ नीचे चला जाएगा, इसे कहते हैं कैश पूल। अब कैश पूल नहीं बनता, सेप्टिक टैंक बनता, क्योंकि भाई नीचे जमीन में जाएगा ना तो खराब करेगा पानी को। ठीक है, इसलिए। फिर आता है आपका सोकपीट। क्या आता है भाई, सोकपीट। सबका हम ड्राइंग पढ़ाए हैं, सेप्टिक टैंक का भी ड्राइंग पढ़ाए 5th सेमेस्टर में, आप सोकपीट का। अब सोकपीट क्या होता है इसको हम समझते हैं। सेप्टिक टैंक से निकला पानी पूर्णतः साफ नहीं होता है, अतः इसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। इसे रिसन खाई यानी सोकपीट में डाल दिया जाता है, जहां यह रिश्ता हुआ अंतर्भौम जल में मिल जाता है। सोकपीट की तली साइडें कच्ची रखी जाती है। जब एक गड्ढा खाई जल से भर जाता है तो इसके निकट दूसरा गड्ढा या खाई खोद दी जाती है। गंदे पानी के निपटान के लिए भी यह रिसन खाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, एक क्या होता है आपका, एक सेप्टिक टैंक होता है। एक क्या हो गया आपका, एक सेप्टिक टैंक हो गया। देखिए, प्यास तो बहुत तगड़ा लगा है लेकिन पानी नहीं है यहाँ पे, क्या करेंगे। तो अब पानी पीते तो एनर्जी आता है ना, पर ये नहीं है। अब सेप्टिक टैंक, अब सेप्टिक टैंक से मान लेते हैं पाइप निकला, सेप्टिक टैंक से पाइप निकला, सेप्टिक टैंक से पाइप निकला, ऊपर सेप्टिक टैंक के ऊपर से पाइप निकलता है भाई, सेप्टिक टैंक के ऊपर से पाइप निकला। अब इससे पानी गिरा, अब इस पानी को डायरेक्ट हम इस पानी को डायरेक्ट नाली में छोड़ेंगे ना। ठीक है, सीवर है तो सीवर में छोड़ दीजिए, लेकिन खुले में नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, एक छोटा सा गड्ढा खोदा जाता है और इसमें पानी को डाल दिया जाता है। अब एक गड्ढा चारों तरफ से कच्चा होता है, यानी ये कहीं से भी रीस के जमीन में चला जाएगा, ये चारों तरफ से रीस के जमीन में चला जाएगा। जब ये भर जाएगा तो इसके बगल में एक दूसरा गड्ढा खोद दीजिए, उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो यही क्या होता है आपका सेप्टिक टैंक, या फिर यही क्या होता है सोकपीट। या सोकपीट में बिना बदबूदार पानी भी रख देना चाहिए। फोन आ रहा था किसी का, या फिर इसमें किसी का पानी, किसी का भी मतलब कि क्या कर रहे थे, ये बिना बदबूदार जिस सलज कहते हैं, सलज भी इसमें हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ नाली वगैरह की व्यवस्था नहीं होती वहां ज्यादातर देखने को मिलता है सोकपीट। चलिए, अगला होता है ट्रैप। देखिए, ट्रैप आ गया ना, ट्रैप आपके सामने दिख रहा है। ये ट्रैप बहुत तरह का ट्रैप होता है। ठीक है, ये तो एक दिख रहा है। ट्रैप हमको सारा पढ़ना है, डिटेल में सारा पढ़ेंगे। ट्रैप कितने तरह का होता है, ट्रैप कितने तरह का होता है, सेप्टिक टैंक कितने तरह का होता है, सिस्टर्न टैंक कितने तरह से होता है, फ्लशिंग सिस्टर्न कितने तरह का होता है, सारा चीज हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि सीवर लाइन में सीवेज में उपजी गंदी दूषित गैसों को सैनिटरी कक्षों में सैनिटरी कक्षों लैट्रिन, स्नानघर या रसोई कक्ष में घुस जाने से रोकने के लिए इनमें फिट उपकरणों पात्रों की तली पर विशेष प्रकार की युक्ति लगाई जाती है, जिसे ट्रैप कहते हैं। देखिए क्या होता है ना, क्या होता है, ये जो सीवर है ना, देखिएगा ये जो सीवर, सॉरी हाँ ये सीवर जो है, ये जो सीवर है, ये जो सीवर है, ये सीवर में देखिए ये आपका घर है, ये आपका घर है भाई, ये आपका सीवर, ये इसका पानी कहीं इधर उधर से आके इसमें गिरा ही है, कहीं ना कहीं तो इस सीवर से कनेक्ट है। ठीक है, अब सीवर में क्या होता है, सीवर में क्या होता है भाई, बदबूदार भाई, इसमें क्या रहते हैं भाई, बदबूदार मतलब बदबू निकलता है, अरे दूषित गैसें निकलती हैं, जो भी कहिए, गंदी गैसें, बदबूदार गैसें निकलती हैं। अब ये बताइएगा तो पूरा टोटली आपके घर में घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, एक गैस ऐसा ऐसा करके घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, घुस जाएगा भाई, ऐसा ऐसा करके जहां से पानी
जहां से आप पानी छोड़े हैं वही दोबारा यहाँ से बदबूदार गैसें आपके घर में घुस जाएगा। तो इसको रोकने के लिए यही क्या लगा देते हैं, यही हम ट्रैप लगा देते हैं। देखिएगा यही क्या लगा दिए हम, ट्रैप लगा दिए। अब बदबूदार गैसें तो आएगी, लेकिन इस ट्रैप में क्या है, पानी है। भाई ट्रैप में क्या रहता है, देखिए बदबूदार गैसें तो आएंगी, लेकिन इसमें पानी हमेशा भरा रहता है ना। इसमें जाने इधर से तो गैस आई, लेकिन यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी भरा रहता है। पानी के ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। पानी के ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो पानी को क्रॉस नहीं कर पाती। तो ये वही बात कर रहा है कि सभी जगह भाई किचन, लेटरिन, बाथरूम, जहां भी रहेगा वहां हम ट्रैप लगाते हैं। ठीक है, पानी रोक देता है। इसलिए टॉयलेट में हमेशा पानी रहता है, देखेंगे टंकी में, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं सीवेज और मतलब कि सेफ्टिक टैंक या कहीं ना कहीं सीवर से जाके जुड़ा ही है। अब बाथरूम में आप नहाइएगा, वैसे गर्मी है तो एक हफ्ता पे नहाते ही होंगे, एक महीना तो ठंडी में होता होगा, एक हफ्ता पे नहाते होंगे। तो आप एक जो बाथरूम होता है उसमें एक ऐसा लगा रहता है ना, होल बनाकर जिसमें पानी घुसता है, उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा तो कहेगा टप टप टप। यानी जो आपका बाथरूम के नीचे भी ट्रैप लगाया गया है। ठीक है, ट्रैप लगा रहता है भाई हर जगह। चलिए, ट्रैपों से अवशिष्ट मलक जल तो बाहर निकलता है भाई, जल तो बाहर निकलेगा, परंतु सीवर की गैसें बाहर से भीतर नहीं आ पाती। ट्रैप में सदा कुछ गहराई है, हमेशा 50 mm, कम से कम 50 mm तक जल भरा रहता है, जो गैसों को भीतर घुसने से रोकता है। सैनिटरी ट्रैप पी, क्यू, एस, वी, डी आकृति के होते हैं। इनको विशिष्ट स्थिति में लगाने पर जैसे नहानी, गली ट्रैप, मास्टर ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। भाई नहानी ट्रैप, गली ट्रैप, मास्टर ट्रैप हम ट्रैप वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। वेंट पाइप को छोड़कर, भाई वेंट जो वेंटिलेशन कर रहा है उसमें लगा देंगे तो गैस को ऊपर कैसे लेके जाएगा। वेंट पाइप को छोड़कर प्रत्येक स्वच्छता फिटिंग के तली पर उचित प्रकार का ट्रैप लगाया जाता है। ट्रैप पर जालीदार ढक्कन लगाया जाता है। चोक हो जाने पर इसकी सफाई, वही करें जो ढक्कन जालीदार लगा रहता है, और चोक कर जाए, खराब हो जाए तो जालीदार ढक्कन को निकाल कर फिर सफाई। इसी पर जालीदार ढक्कन रहता है ना, और खराब होता है ढक्कन को हटा के इसकी सफाई कर देते हैं। अगला है आपका सर्विस कनेक्शन। अगला क्या है, सर्विस कनेक्शन। देखते हैं भाई, जल विभाग की स्ट्रीट मैन से उपभोक्ता को जल कनेक्शन देने के कार्य को सर्विस कनेक्शन कहते हैं। भाई जल विभाग की स्ट्रीट मैन से, भाई जो गली में जो मेन लाइन गया होगा पानी को, वहां से उपभोक्ता को जल कनेक्शन देने के कार्य को सर्विस कनेक्शन कहते हैं। यह कनेक्शन जल विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जाता है, परंतु इसका पूर्ण शुल्क उपभोक्ता को देना होता है। सर्विस संयोजन में निम्न कार्य आते हैं। ठीक है, मतलब सर्विस कनेक्शन में निम्न कार्य आते हैं, पूरा खर्चा जो लगवाएगा वो देगा। क्या क्या कार्य आते हैं भाई, स्ट्रीट मैन यानी जल विभाग पाइप जो आपको गली में आया हुआ है, स्ट्रीट मैन में छिद्र करना और उसमें फेरुल फंसाकर फेरुल लगाना। फेरुल के दोनों सिरों पर बाहरी चूड़ियां कटी होती हैं, देखे थे हम। फेरुल के बाद उसमें गूजनेक लगाना। यह पाइप का टुकड़ा तांबा, पीतल अथवा शीशा का बना होता है। यह पाइप लाइन को धंसने पर उसमें लगने वाले आघातों, झटकों से सुरक्षित रखता है। क्या लगाएंगे भाई, गूजनेक लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, गूजनेक। गूजनेक का फिगर नहीं है, ठीक है, हम बता देंगे आपको गूजनेक क्या होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, गूजनेक के आगे सर्विस पाइप लगाया जाता है। सर्विस पाइप हम देखे ही हैं। सर्विस पाइप के आगे सिरों पर स्टॉप कॉक तथा जल मीटर मतलब कि चेंबर बनाकर लगाया जाता है। मीटर के आगे पाइपलाइन उपभोक्ता की निजी संपत्ति होती है। इतना कार्य करते हैं, वाटर मीटर तक का कार्य करते हैं। फिर स्ट्रेट इनलेट क्या होता है भाई, सड़क पे जो होल होता है वो क्या होता है भाई, रोड पे बारिश होगा तो बारिश का पानी रोड के किनारे नली में जाना चाहिए। रोड के दोनों साइडों में नली बनी रहती है, ऐसे एक साइड में नली बना रहता है, तो बारिश का पानी नली में कैसे जाएगी, तो होल के थ्रू जाएगी, जिसे हम कहेंगे स्ट्रेट इनलेट। जिसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट इनलेट। सड़कों से वर्षा जल दूर ले जाने के लिए इसके दोनों किनारों के साथ साथ उचित दूरी पर सड़क होल बनाए जाते हैं। क्या कर रहा है, सड़कों से वर्षा जल दूर ले जाने के लिए इनके दोनों किनारों पर सड़क के साथ साथ उचित दूरी पर होल बनाए जाते हैं। वर्षा जल इनमें
घुसकर सड़क, वर्षा नाली, सीवर में चला जाता है। ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्व इनलेट यानी ऊर्ध्व छिद्र, दूसरा होता है गटर इनलेट यानी हॉरिजॉन्टल छिद्र। देखिए एक क्या आपका हॉरिजॉन्टल छिद्र है और वर्टिकल छिद्र इस यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ, ठीक है। अच्छा कौन है भाई, ये हॉरिजॉन्टल वाला अच्छा होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला जल्दी टूटता है क्योंकि इस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं सब, क्योंकि वर्टिकल में पूरा भरेगा तब पूरा पूरे लंबाई का यूज, मतलब पूरे ऊंचाई का यूज हो पाएगा, और हॉरिजॉन्टल में ये पूरा यूज हो पाएगा, ठीक है, लेकिन ये टूटने का ज्यादा रहता है। गटर इनलेट अच्छा है छिद्र, यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से कर्व इनलेट है, कर्व इसकी बात कर रहा है, कर्व इनलेट अधिक अपनाया जाता है। यह फुटपाथ की खड़ी फलकों में दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर है बूस्टिंग, बूस्टिंग मतलब बूस्ट करेगा, बूस्टिंग मतलब क्या होता है भाई, ये बूस्ट करेगा। तो पाइपलाइन में जल दाब बढ़ाने के लिए जो इस पर पंप यानी अपकेंद्रीय, पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ाने के लिए जो इस पर अपकेंद्रीय पंप लगाया जाता है इसे बूस्टर कहते हैं। भाई बूस्टिंग से जल स्रोत से ऊंचाई पर स्थित घरों व स्थानों तक पाइप है ना, ज्यादा ऊंचाई पर पानी पहुंचाना है तो उसे बूस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो अपकेंद्रीय पंप लगाया जाता है जो उसको क्या करता है, बूस्ट देता है। वाटर हैमर क्या करता है देखिएगा, वाटर हैमर जनरली क्या होता है, बड़े बड़े पाइपों में यूज होता है। बहुत बड़ा पाइप है, बहुत मोटा पाइप है, डाया का, बहुत अधिक डाया का पाइप है, तो सब में वाल्व तो लगेगा। देखिए वाल्व इसमें भी लगा रहता है। अब जब इसमें क्या होता है ना, जब ज्यादा मोटा पानी होता है, अरे जिससे वाटर सप्लाई प्लांट में जिससे बिजली बनाया जाता है, जिसे कहते हैं पेनिस्टोक, पेनिस्टोक बहुत बड़ा पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप होता है, और 20-20, 30-30 किलोमीटर लंबे का पाइप होता है, बहुत बड़ा पाइप होता है। उसमें बहुत अधिक वेलोसिटी और बहुत अधिक प्रेशर से पानी जाता है। अब उस पाइप में यदि वाल्व को, उस पाइप में यदि वाल्व को जब बंद करेंगे ना, वाल्व के थ्रू उस पाइप को जब बंद किया जाता है तो पूरा प्रेशर दीवारों पे लगता है। भाई अचानक से जब इसको बंद करेंगे तो पूरा प्रेशर कहाँ लगेगा, पाइप के दीवारों पे लगेगा, तथा ठक 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 की आवाज आती है, मारेगा ठक ठक दीवारों, किसके दीवार पे, पाइप के दीवारों पे। यदि पाइप कमजोर रहेगा तो पूरा तोड़ देगा इसको, ठीक है। तो दीवारों पे जो प्रेशर डालता है इसे कहते हैं हम लोग क्या, वाटर हैमर। आवाज आता है धक धक धक, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वाटर हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर हैमर, ठीक है। करे कि जब जल पाइप लाइनों पर लगे स्लूइस वाल्व को आकस्मिक अचानक बंद किया जाता है, तब जल का वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड प्रेशर हेड में बदल जाता है, प्रेशर में बदल गया क्योंकि अधिक वेलोसिटी से आ रहा था, और दाब शीर्ष में उत्पन्न तरंगे बार बार स्लूइस वाल्व की डिस्क से टकराती है तथा इससे टक टक की ध्वनि आती है, जिसे जल आघात कहते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग एक सर्ज टैंक बनाते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, हाइड्रोलिक्स पढ़ाते हैं हम, उसमें पता है सर्ज टैंक। वाटर हैमर से बचने के लिए हम लोग सर्ज टैंक लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, सर्ज टैंक लगाते हैं। या फिर वाटर हैमर एक आता है, वाटर हैमर बार, क्या लगाते हैं, वाटर हैमर बार लगाते हैं, ठीक है। अगला क्या कर रहा है भाई, हाँ कर रहा है आज, जलाघात से वाल्व पाइप को क्षति पहुंचती है, वाल्व को भी पहुंचेगा, पाइप को क्षति पहुंच सकती है, अतः पाइप लाइन पर लगे वाल्व को धीरे धीरे बंद करना चाहिए। कितना भी धीरे बंद करेंगे वो प्रेशर देगा। गीजर, गीजर क्या होता है भाई, जो ठंडी में पानी को गर्म करता है। आवासों यानी स्नान घर, रसोई घर में पानी गर्म करने के लिए जल तापक लगाया जाता है। जल तापक में विद्युत द्वारा पानी गर्म होता है। जब सौर ऊर्जा से पानी गर्म किया जाता है, मतलब कि, और इसे सौर मतलब जब सौर से पानी गर्म करेंगे तो इसे सोलर वाटर हीटर कहते हैं। ये लास्ट में पढ़ेंगे हम ये टॉपिक। फिर ड्रेन किसे कहते हैं, या सीवर पाइप, ड्रेन या सीवर पाइप, घरों से दूषित जल, सलज की बात कर रहा है, सीवेज की बात कर रहा है, या रेन वाटर की बात कर रहा है, ठीक है, बाहर निकालने के लिए एक पाइप डाली जाती है जिसका न्यूनतम व्यास 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस व्यास नाली को एक संबंधित 40 की अनुलंब ढाल देनी चाहिए। इस ढाल पर जल निकासी 140 गैलन प्रति मिनट तक होती है। पाइप की ढाल के लिए निम्न सूत्र लगाता है, छोड़िए इसका काम नहीं, यानी कि ये पाइप क्या कर रहा है भाई, ये निकास पाइप क्या कर रहा है, ड्रेन क्या कर रहा है, कि आपके घर में जो पाइप नॉर्मल से पाइप लगी रहती है उसी की बात कर रहा है, ठीक है, उसी का पाइप कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, सीवर पाइप या ड्रेन कहते हैं या हाउस सीवर कहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका वेंटिलेशन शाफ्ट। देखिए क्या भाई, वेंटिलेशन शाफ्ट। अब वेंटिलेशन शाफ्ट क्या होता है समझते हैं। पाइपलाइन में उत्पन्न एकत्रित दूषित गैसों, ये सब गैसें हैं,
को बाहर निकालने के लिए तथा सीवर में इसके कारण विस्फोटन रोकने के लिए सीवर के लंबाई में उचित दूरी या स्थानों पर जो ऊंची चिमनी खड़ा किया जाता है, इसे वेंटिलेशन शाफ्ट कहते हैं। पाइप में जो सीवर होता है उसमें भी तो दूषित गैसें जा रही हैं, तो कहीं विस्फोट ना कर जाए, तो उसके लिए वेंटिलेशन लगाते हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट लगाते हैं, भाई तुम निकल जाओ, ठीक है। या गैस नहीं निकलेगा, भले विस्फोट करे ना करे, उसमें आदमी तो घुसेगा ही, जहरीली गैसें रहेंगे, ऐसे ही मर जाएगा। इस तरह घटनाएं आपको सुनने को मिलते होंगे कि सीवर में आदमी घुसा मर गया, क्योंकि उसमें जहरीली गैस है, उसका वेंटिलेशन अच्छे से नहीं दिया गया, ठीक है। चिमनी को सीवर लाइन के एक पाइप द्वारा जोड़ दिया जाता है। समापन चिमनी की ऊंचाई आस-पास के आवासीय घरों से कुछ ऊंची रखनी है ना, ऐसा ना हो किसी घर के सामने ही छोड़ दें, घर से ऊंचा रखेंगे भाई, ठीक है। अगला आता है बोनिंग रॉड। क्या आता है भाई? बोनिंग रॉड होता है। अब जैसे सीवर जब खुदाई होता है, सीवर की अनुलंब ढाल को सीवर की पैंदी पर अंतरित करने जांच करने के लिए यह छड़ इस्तेमाल की जाती है। यह छड़ दो भागों में एडजस्टेबल प्रकार की होती है और इसकी तली पर शू लगा होता है। बोनिंग रोड मतलब बोनिंग रोड का सिंपल सा काम होता है कि ये चेक करता है कि कितना ढाल दिया गया है। भाई सीवर के ढाल को कौन चेक करता है? बोनिंग रोड चेक करता है। कौन चेक करता है? आपका बोनिंग रोड चेक करता है, ठीक है। फिर आता है आपका सीवर पिल्स, यानी एक गोली आती है, गोली होती है, देखिए एक गोली होती है छोटी छोटी, क्या करती है, ये विभिन्न व्यास की धातु की खोखली गेंदें होती हैं, जिन्हें बारी बारी पहले कम व्यास की, फिर इससे अधिक बड़े व्यास की न चोक सीवर में डालकर सीवर प्रवाह की रुकावट को दूर किया जाता है। सीवर पिच लकड़ी या कन्वेस चढ़ी कन्वेस का क्या होता है ना, कन्वेस चढ़ी रबड़ की हो सकती है ना। तो क्या करते हैं भाई, एक सीवर एक गोली होती है, सबसे पहले छोटी गोली को डालेंगे, अपने साथ कुछ कचरा लेकर आएगा, फिर उससे बड़ी गोली को डालेंगे, अपने साथ कुछ कचरा लेकर आएगा, ठीक है। रुकावट को क्या करते हैं? दूर करते हैं। फिर आता है पाइप शाफ्ट। क्या आता है भाई? पाइप शाफ्ट। अब पाइप शाफ्ट कुछ नहीं होता है, जब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, क्या बनती है, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है तो घर में एक जगह छोड़ दिया जाता है, घर में एक शाफ्ट छोड़ दिया जाता है, जिससे पूरी पाइपें नीचे जाती है, क्योंकि अलग अलग पाइप को अलग अलग लेके जाएंगे, अलग अलग पाइपों को अलग अलग लेकर जाएंगे, फिर ढूंढने में समस्या होगी, फिर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, जिसमें एक क्या करते हैं, घर के बीच में, देखिए घर के बीच में ऊपर से नीचे दिख रहा है ना, ये ऊपर से नीचे दिख रहा है, एक जगह छोड़ देते हैं और पूरी पाइपें इसी के रास्ते लेकर हम चले जाते हैं, इसे कहते हैं पाइप शाफ्ट। देखिए लिख रहा है ना, बहुतलीय भवनों में जल आपूर्ति पाइप, मल जल पाइप, वात पाइप, वर्षा जल निकासी पाइप इत्यादि सभी पाइप एक ही स्थान पर स्थापित किए जाते हैं, ताकि इनके निरीक्षण मरम्मत कार्य में समुचित सुविधा रहे और स्थान का भी बचत हो सके। अतः उपरोक्त सभी पाइपों को जिस पक्के घरों में स्थापित किया जाता है उसे मतलब कि नल वाहिनी या पाइप शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, यही बात कर रहा है। इस खोखले में उतरकर श्रमिक मरम्मती कार्य कर सके। शाफ्ट का घेरा क्षेत्रफल 1 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए और छत से इसके भीतर उतरने के लिए लौह दंड मतलब सीढ़ी लगी रहनी चाहिए। दीवार की शाफ्ट वाली फलक पर रंग्स जुड़ने चाहिए। रंग्स जो मतलब क्या होता है, जो अभी पीछे हम देखे थे, रंग्स मतलब क्या होता है भाई, रंग्स मतलब ये जो, हाँ ये वाला, ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना नीचे उतरने के लिए, इसे कहते हैं रंग्स या सीढ़ी कह देंगे, ठीक है, क्या कह देंगे? सीढ़ी कह देंगे। फिर क्या होता है भाई? सेफ्टी बेल्ट। भाई ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हम लोग सेफ्टी बेल्ट फंसा कर चढ़ते हैं ना, अगर पैर वगैरह फिसले तो सेफ्टी बेल्ट रोक ले। ऊंचाई अथवा खतरनाक स्थलों पर कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से यह पेटी बांधी यानी कमर से बांधी जाती है। इसमें छोटी मजबूत रस्सी होती है, डी क्लिप, झपटी रस्सी, रोप ग्रैब, लाइफ लाइन इत्यादि युक्तियां संलग्न होती है। अगला है सेंसर। एक कुछ नहीं है, सेंसर क्या होता है, आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि टोटी के आगे हाथ लगाएंगे तो पानी आएगा, हाथ लगाएंगे तो पानी नहीं आएगा, यही सेंसर है। पाइप से जल निकासी यानी टोटी पर एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक युक्ति लगाई जाती है। जब मानव हाथ इसकी तली पर रखता है तो जल द्रव्य निकलने लगता है, हाथ दूर ले जाने पर निकासी पानी की निकासी स्वतः ही बंद हो जाती है। संवेदक के कारण जल की बर्बादी घट जाती है, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो, कोई कुछ खास नहीं है,
क्योंकि है ना बहुत आसान सा टॉपिक है, तो बहुत इसमें कुछ समझाने वाले नहीं है, सारी चीजें आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना है, और कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखना है ताकि एनर्जी हमको मिले। ठीक है, तो लेक्चर पूरा आएंगे यूट्यूब पे, इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स होगा। देखे होंगे मेरा स्पीड, मतलब हम जब से पढ़ा रहे हैं थोड़ा भी स्पीड लो नहीं हुआ है, एकदम लगातार बोलते ही चले गए हैं ना, क्योंकि हमको पता है सिलेबस भी कंप्लीट करना है। आई होप आप समझे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड लक।